हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं क्लास नाइन्थ सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल या फिर किसी भी तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस में चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 7 जो कि है लाइट, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चैप्टर। इस चैप्टर का हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया हुआ है लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हमने पढ़ रखा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, सो आज का जो ये जो वीडियो लेक्चर होने वाला है, यानी कि जो पार्ट 2 होने वाला है, उसमें हम कवर करने वाले हैं ह्यूमन आई को, कलर्स को, मिरर, ठीक है, लेंस एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को। ओके, सो ये होने वाला है आज के हमारे इस लेक्चर में। बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है फॉसिल फ्यूल। ठीक है, कंबशन एंड फ्लेम को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेल स्ट्रक्चर फंक्शन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, फोर्थ रिप्रोडक्शन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, फिफ्थ फ्लावर्स एंड प्रोडक्शन, साउंड भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। साउंड हमने समझा था, उसके साथ साथ साउंड में हमने वेव्स को भी समझा है। ठीक है, तो साउंड्स भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आज इस लेक्चर के बाद चैप्टर नंबर 7 में हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ओके, सो इसके बाद जो चैप्टर्स हैं वो मोस्टली छोटे छोटे चैप्टर है, कोई ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं है। हाँ, लास्ट के कुछ चैप्टर हैं जो आपको थोड़े बड़े लगेंगे, बट अब इसके बाद जो चैप्टर है सो मोस्टली उनकी एक एक वीडियो आएंगी, एक लेक्चर्स आएंगे जिसमें वो कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, बात करें आज की लर्निंग्स की, तो आज की लर्निंग्स में हम देखेंगे कि ह्यूमन आई क्या होती है। ठीक है, वैसे सबको पता है कि हाँ आँख होती है, बट उसके जो पार्ट्स होते हैं उनको समझेंगे, केयर कैसे कर सकते हैं, और उनमें क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है, क्या क्या डिजीज हो जाती है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिरर्स के बारे में, देन लेंस के बारे में एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। इसके बीच में जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, क्योंकि वो पूछ लिया जाता है, इसलिए उसको भी हम समझने वाले हैं। ओके, तो ये हो गया हमारी आज की लर्निंग्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जैसा आपको पता है कि ह्यूमन आई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है लास्ट लेक्चर मेरा देखा होगा। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन आपको समझ में होगा, दोनों में क्या अंतर होगा ये भी आपको चीजें पता होंगी। ओके, सो बात करते हैं। तो आई जनरली एक सेंस ऑर्गन है, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं, सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, हम किसी चीज को देख सकते हैं। तो आंख क्या करती है, सिंपल एक ऑब्जेक्ट, एक सेंस ऑर्गन है जो कि हमें देखने में क्या करता है, मदद करता है। ओके, कैसा होता है, रफली स्पेरिकल होता है। ठीक है, गोल शेप का होता है, गोला शेप का होता है। ठीक है, टफ वाइट आउटर कोट होता है, उसका जो कोट होता है व्हाइट कलर का होता है, जो कि इंटीरियर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जनरली हम आँख के बारे में बताएंगे तो क्या बताएंगे कि एक आँख होती है, सेंटर में ब्लैक पार्ट होता है या फिर कोई डिफरेंट कलर के पार्ट्स होते हैं, उसको किसी व्हाइट पार्ट ने क्या किया होता है, कवर किया होता है, जिसके अंदर क्या होता है, हमारा इंटीरियर जो पार्ट होता है वो प्रोटेक्ट करता है, जो व्हाइट वाला पार्ट है। ओके, तो ये हो गया सिंपल आई। ट्रांसपेरेंट पार्ट जो सबसे फ्रंट में आता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारे साइड में हमारे पास पिक्चर दी हुई है। अब जो ये फ्रंट वाला जो आंखों के सामने वाला जो पार्ट है ना, ये फ्रंट वाला पार्ट, सॉरी, ये जो फ्रंट वाला पार्ट है, ये जो फ्रंट वाला पार्ट है, ये क्या है हमारा, कॉर्निया। क्या है हमारा, कॉर्निया। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, ये क्या करता है, लाइट को इंटर करवाता है अपनी आंखों में। ठीक है, सॉरी, अपनी आई में क्या करेगा, इंटर करवाएगा। ओके, सो कॉर्निया के पीछे क्या होता है, एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एरिस बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपको मसल स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एरिस बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, ये प्यूपिल के साइज को कनेक्ट करता है। प्यूपिल वो एक गेट समझ लीजिए, एक छेद समझ लीजिए। ठीक है, एक गेट समझ लीजिए जिससे के थ्रू क्या होगी, लाइट जो होगी वो आपकी आंखों के अंदर जाएगी। ठीक है, तो उस गेट को जो छोटा बड़ा करने का काम है उस वो कौन कर रहा है, आइरिस। आइरिस के एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल है, सिंपल एक मसल है जो कि प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है। ओके, प्यूपिल क्या एक स्मॉल ओपनिंग है। ठीक है, गेट समझ लीजिए स्मॉल ओपनिंग है। ठीक है, जिसको कौन कंट्रोल कर रहा है, आइरिस कंट्रोल कर रहा है। आइरिस कंट्रोल करता है, अगर छोटी ओपनिंग होगी तो कम लाइट इंटर करेगी, ज्यादा बड़ी ओपनिंग होगी तो उसमें ज्यादा लाइट ओपन होगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में, अगर आप ज्यादा लाइट में है तो पिपल का साइज क्या होगा, छोटा कर देगा आयरिस। क्यों, क्योंकि हमें कम लाइट आंखों के अंदर लेके जाना है। ठीक है, वहीं अगर हम अंधेरे की बात करें तो हमारे जो पिपल का साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमें ज्यादा लाइट को, चीजों को देखने के लिए हमें ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ती है। ओके, ये हो गया हमारा पिपल। ओके, अब देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, ये क्या हो गया हमारा, आयरिस। ठीक है, यहाँ एक स्मॉल सी ओपनिंग है, स्मॉल सी ओपनिंग है
जिसे हम क्या बोल रहे हैं, प्यूपिल बोल रहे हैं, और इसे कंट्रोल किया जा रहा है एक मसल्स के द्वारा, ठीक है, एक मसल्स के द्वारा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एरिस। क्या बोल रहे हैं हम लोग, एरिस। ओके, तीन चीजें क्लियर हो गई। देन उसके बाद क्या हमारा, उसके बाद हमारा पीछे है लेंस। लेंस क्या कर रहा है, हमें चीजों को फोकस करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, फोकस करने में हेल्प कर रहा है। क्यों, क्योंकि फोकस क्यों करना, देखो सबसे बड़ी बात, अगर मैं पार्ट्स की बात करूं तो हमें पता है कि एरिस, सबसे फर्स्ट कॉर्निया, फिर एरिस मसल्स, फिर प्यूपिल की ओपनिंग, फिर लेंस। लेंस क्या करेगा, लेंस फोकस करेगा इस इमेज को अपने रेटिना पे। कहां पे करेगा ये, रेटिना पे। ये हमारा क्या होगा, ये वाला पार्ट जो होता है रेटिना, रेटिना का एक तरीके की स्क्रीन है जहां पे क्या हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। रेटिना क्या है, एक स्क्रीन है जिसपे क्या हो रहा है, एक वॉल है आंखों के पीछे साइड में, ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं इसको डिफरेंट कलर से आपको दिखाऊं तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा स्क्रीन, ठीक है, जिसपे क्या होगा, कोई भी इमेज जाके फॉर्म होगी। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये क्या है हमारा, ये वाला पार्ट क्या है हमारा, रेटिना का पार्ट है जिसमें इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो आइरिस होता है, ठीक है, जो ये सामने की जो फ्रंट रहता है पार्ट, ये आंखों को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट आइस है, तो डिफरेंट आइस में आपको डिफरेंट डिफरेंट शेड्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर देखने को मिल रहे हैं। ये कलर किसकी वजह से आ रहे हैं, ये कलर आ रहे हैं हमारे आइरिस की वजह से, ठीक है। अब आप इसमें एक ब्लैक कलर, ब्लैक ओपनिंग गेट जैसा, छोटे से छेद जैसा आपको दिख रहा होगा, ये जो छेद है, ठीक है, ये जो स्मॉल ओपनिंग है, इसे हम बोल रहे हैं प्यूपिल। और इसे कंट्रोल कौन करेगा, इसे कंट्रोल करेगा आइरिस। अब ये जो पूरा पार्ट है, इसके ऊपर एक व्हाइट ट्रांसपेरेंट पार्ट है जो कि क्या होता है हमारा, कॉर्निया होता है, ठीक है। सबसे फ्रंट में कॉर्निया, फिर आइरिस। आइरिस किसको कंट्रोल कर रहा है, प्यूपिल के साइज को। प्यूपिल के पीछे क्या है हमारा, लेंस है। ओके, लेंस कौन सा लेंस है पर्टिकुलरली बता देता हूं, कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पे, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट, अभी सॉरी, अभी लास्ट में जो टॉपिक आएगा मिरर एंड लेंस, उसमें हम क्लियर कर देंगे कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है। बट अभी आपको समझना है कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, अभी आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेंस है हमारा, लेंस के पीछे क्या है, लेंस के पीछे हमारे रेटिना। रेटिना क्या है हमारा, रेटिना हमारा स्क्रीन है जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे क्या हो रहा है हमारा, इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। ओके, तो ये हो गया हमारे आई के पार्ट्स, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ओके, देखो रेटिना पे ही क्या होता है, देखो ये हो गया हमारे रेटिना। रेटिना तक आपको समझ में आ गया, समझ में आ गई चीजें। फंक्शन ऑफ आई की बात करूं तो फंक्शन ऑफ आई, ठीक है, फंक्शन ऑफ आई में क्या है, देखो आई के पास कॉन्वेक्स लेंस है सिंपल, जो क्या करती है, इमेज का फॉर्मेशन करवाती है, ठीक है। पर्टिकुलरली जो रेज आती है, लाइट रेज जो हमारी आंखों के अंदर इंटर करेगी, उसे फोकस कराएंगी। तो आपको पता है कि जब भी दो लाइट रे एक दूसरे को कट करती हैं, तब जाके हमारी इमेज का फॉर्मेशन होता है। जैसे हमने रिफ्लेक्शन में देखा था, रिफ्लेक्शन में देखा था क्या हो रहा था, एक लाइट रे आई, ठीक है, तो वो बैंड हो रही थी और फिर एक में रिफ्लेक्ट हो जा रही थी। तो ऐसे ही इमेज का फॉर्मेशन होगी, जब दो लाइट रे, कोई भी दो लाइट रे आएगी और एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, एक दूसरे को कट करेगी। जैसे मान लो एक लाइट आई, ये लेंस था, ठीक है, लेंस से गई और इधर आ गई, एक और लाइट यहाँ से आई, लेंस से हुई और इस साइड चली गई। अब इन्होंने यहाँ पे कट कर दिया, तो इमेज कहाँ बनेगी हमारे, जहां पे ये इंटरसेक्शन हो रहा होगा वहां पे क्या बनेगा हमारा, इमेज बनेगा। ओके, सो आई के पास कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। रेटिना के पास क्या होता है, नर्व सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ठीक है, नर्व सेंसिटिव सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं किससे, लाइट सेल। ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक फाइबर्स, जो क्या करते हैं, इमेज को कैरी करते हैं ब्रेन तक। अब देखो रेटिना पे हमारी इमेज तो बन गई, बट उस इमेज को हमें किसके पास भेजना है, हमारे ब्रेन के पास भेजना है। तो हमारे ब्रेन के पास कौन लेकर जाएगा उन्हें, ऑप्टिक फाइबर्स, यानी कि ऑप्टिक जो नर्व है वो हमारी इमेज के डेटा को लेके जाएंगे किसके पास, हमारे ब्रेन के पास। तो ठीक है, तो ये जो चीजें दिख रही है, ये जो नर्व्स दिख रही है, इन्हें हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स या ऑप्टिक फाइबर्स बोलते हैं, जो कि क्या करती हैं, इमेज को कैरी करती हैं और किसके पास लेके जाती हैं, ब्रेन के पास। हमने न्यूरॉन्स पढ़ा था, तो पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि इमेज को लेके जा रहे हैं ब्रेन के पास। ठीक है, देखो अब रेटिना के पास दो टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, रेटिना जनरली दो टाइप के सेल से मिलके बना होता है। ठीक है, एक होता है कॉन, ठीक है, एक होता है कॉन, एक होता है रॉड। एक होता है कॉन, एक होता है रॉड, दोनों याद रखना है आपको। ठीक है, देखो जो कॉन्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट, यानी कि ब्राइट लाइट को सेंस कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा जो डार्क डार्क बोल रहा हूँ, ज्यादा अगर तेज लाइट है तो उसको सेंसिटिव करते हैं। ठीक है, और जो कॉन का जो मेनली काम होता है वो किसका होता है,
कलर डिटेक्शन में ठीक है। अगर आपके पास कोन सेल्स नहीं होंगे आपके रेटिना पे अगर कोन सेल्स नहीं होंगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को आप देख नहीं पाओगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को आप देख नहीं पाओगे। क्यों? कि जो कलर डिटेक्शन का काम है वो कौन कर रहा है? हमारा कौन सेल कर रहा है। रोड रोड सेल्स क्या होते हैं? रॉड सेल्स वो कलर को डिटेक्ट नहीं करते, सिंपली वो कलर को डिटेक्ट नहीं करते, सिंपली लाइट को डिटेक्ट करते हैं। किसको डिटेक्ट करते हैं? लाइट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कौन से सेल हो गए? कौन सा हमारे वो सेल हो गए जो कि कलर डिटेक्शन में काम आते हैं, ठीक है, कलर डिटेक्शन में काम आते हैं। और रोड्स हमारे वो सेल्स हो गए जो कि लाइट की इंटेंसिटी को मैं कहूंगा डिटेक्ट करते हैं। ओके, तो सेंसिटिव टू डिम लाइट। तो अब देखो दो तरीके के सेल हो गए, कौन हो गए, रोड्स हो गए। तो अगर कौन सा हम कलर देख पा रहे हैं, तो अगर हमारी आंखों के रेटिना के पास कौन सेल्स ज्यादा होंगे तो हम बहुत सारे कलर्स देख पाएंगे, ठीक है। अगर कौन सेल्स कम होंगे तो हम बहुत कम कलर देख पाएंगे, ठीक है। तो जनरली अगर कौन सेल्स कम होते हैं हमें कलर ब्लाइंडनेस भी हो जाएगी, ओके। रॉड सेल्स की बात करें, अगर हमारे पास रॉड सेल्स ज्यादा है तो हम अंधेरे में भी देख पाएंगे, ठीक है। हम अंधेरे में भी चीजों को देख पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास रॉड सेल्स ज्यादा है, वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट से, ठीक है। और लेकिन हम उसमें कलर नहीं देख पाएंगे, हमें जो चीजें दिखेंगी वो कलरलेस दिखेंगे, ऐसा कहूँ तो ब्लैक एंड व्हाइट टाइप दिखेगा आपको, ओके, क्लियर। तो कौन्स क्या है? कौन्स वो ऐसे सेल्स है जो कि कलर डिटेक्शन में काम आते हैं। रोड्स ऐसे सेल है जो कि लाइट को डिटेक्ट करने में काम आते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने में काम आते हैं, ठीक है। रोड्स ज्यादा होंगे तो आपको अंधेरे में दिखाई देगा, कौन ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा कलर दिखाई देंगे, ओके। चीजें क्लियर? ओके। आई फोकसेस ऑन ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट डिस्टेंस, ठीक है। देखो अब हमारा जो लेंस होता है ना, ये एक ग्लास का नहीं बना होता। जनरली जो हमने लेंस देखे होंगे हमारी लैब में या फिर कहीं भी आपने अगर लेंस देखा होगा तो किसके बने होते हैं? ग्लास के बने होते हैं जनरली, क्या किसी एक ऐसे मटेरियल के बने होते हैं जो कि हार्ड होता है, ठीक है। बट वही हम बात करें हमें आई की, तो हमारा जो आई का जो लेंस होता है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम मैक्सिमम कितना देख सकते हैं? बहुत दूर तक, इन्फिनाइट। क्योंकि हम देखने को तो हम चांद देख लेते हैं, ठीक है। तो हम कितना दूर तक देख सकते हैं? इन्फिनाइट दूरी तक देख सकते हैं। बट हम अगर पास आने की बात करें तो हम सबसे पास कितने पास में देख सकते हैं किसी चीज को क्लियर? तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नियर वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। और फार वाली जो डिस्टेंस है, दूर वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी? इन्फानाइट। हम इन्फानाइट दूरी तक देख सकते हैं, ओके। तो जब हम इतनी डिफरेंट डिफरेंट दूरी पर डिफरेंट डिफरेंट चीजों को देख पा रहे हैं तो हमें वहां पे फोकस करना पड़ रहा होगा। तो जब हमें फोकस करना है तो हमारे पास अगर एक फिक्स लेंस है तो हम फोकस कैसे कर सकते हैं? तो हम फोकस वहां पे नहीं कर सकते। तो जो हमारा जो आई लेंस होता है, आई लेंस यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारी आंखों में, वो फिक्स नहीं होता। वो किसका बना होता है? जेली टाइप सब्सटेंस का बना होता है, जेली टाइप, ठीक है। वो अपना शेप को चेंज कर सकता है, सब शेप को चेंज कर सकता है, ठीक है। वो चेंज किसकी वजह से होता है? वो होता है हमारे सिलेरी मसल्स की वजह से। किसकी वजह से होता है? सिलेरी मसल्स की वजह से। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो मसल्स है यहाँ पे, ये जो मसल्स है ये क्या है? हमारी सिलेरी मसल्स है जो कि क्या कर रही है? लेंस के साइज को कंट्रोल कर रही है, थिक कर रही है और थिन कर रही है, ठीक है। थिन करेंगे तो हम ज्यादा दूर की चीजों को देख पाएंगे, थिक करेंगे तो हम ज्यादा पास की चीजों को देख पाएंगे, ठीक है। मेरी बात को ध्यान रखिएगा। अगर लेंस हमारा कैसा है? थिन है, तो हम क्या देख पाएंगे? दूर की चीजों को देख पाएंगे। वहीं हमारा लेंस अगर थिक है तो हम पास की चीजों पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो नियर वाली चीजों पर जब भी फोकस करना होगा तो हमारा लेंस कैसा हो जाएगा? थिक हो जाएगा। बट हमें दूर वाली चीजों पर फोकस करना होगा तो हम थिन हो जाएगा हमारा लेंस। ये किसकी वजह से हो रहा है? सिलियरी मसल्स की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से? सिलियरी मसल्स की वजह से। हाँ, जो प्यूपिल का जो साइज है वो एरिस कंट्रोल करती है, ध्यान रखिएगा। एरिस अलग है, सिलियरी मसल्स अलग है, ठीक है, ओके। तो जो हमारी आंख है वो फोकस कर सकती है डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ हिज लेंस, ठीक है, बाय यूजिंग, सॉरी, किसके द्वारा चेंज किया जाता है? यूजिंग सिलेरी मसल। हम सिलेरी मसल से हमारे जो फोकल लेंथ है, लेंथ आई के लेंस का, उसे चेंज कर सकते हैं। इससे हम डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे किसी चीज को देख सकते हैं, ठीक है। हमें दूर वाली चीजें भी क्लियर दिख जाती है, पास वाली चीजें भी क्लियर दिख जाती है। बट मैं आपको एक एक ग्लास का आपको मैं लेंस दे दूं तो क्या आप दूर वाली चीजों को भी सेम क्लियर देख पाएंगे, पास वाली चीजों को क्लियर देख पाएंगे? नहीं। आपका जो फोकल लेंथ होगा उस ग्लास का, आप उतनी ही दूरी की चीजों को क्लियर देख पाएंगे। बट हमारी आंखों के साथ ऐसा नहीं। हमारी आंखों में जो लेंस है वो जेली टाइप सब्सटेंस से बना है, तो जिससे हम कहीं भी फोकस कर सकते हैं, कितनी भी डिस्टेंस पे। मैक्सिमम हम इन्फिनिट दूरी तक से कर सकते हैं जितना हम सोच सकते हैं। बट जो सबसे कम डिस्टेंस होती है जिसमें हम फोकस कर सकते हैं आसानी से, वो है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से अगर हमारे पास कोई चीजें पास आएगी तो चीजें कैसे हो जाएगी? ब्लरी हो जाएंगी, हमें क्लियर नहीं दिखेगा, ओके। तो ये हो गया। इसी को क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या है?
कि चेंजिंग फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूजिंग सिलेरी मेजर्स टू सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। ठीक है, अलग अलग डिस्टेंसेस पे चीज़ों को देखने के लिए हम जो फोकल लेंथ चेंज करते हैं हमारी लेंस का, इसी हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। क्लियर? ओके, देखो ये क्या है हमारा, हमने लाइट रेज आई, सिंपल। लाइट रे किसके थ्रू एंटर की? कॉर्निया के थ्रू एंटर की, सिंपल। कॉर्निया के थ्रू फिर कहाँ गई? वो प्यूपिल के पास गई। प्यूपिल से वो जो लाइट रेस है वो किसके पास जाएंगी? हमारे लेंस के पास। अब लेंस के पास चीजें गई तो वो लाइट ट्रैवल करते करते किसके पास जाएगी? हमारे रेटिना। अब ये हमारा रेटिना है और रेटिना के पास क्या प्रेजेंट है? कौन सेल प्रेजेंट है और रॉड सेल प्रेजेंट है। देखो ये वाला हमारा रॉड सेल है, ये हमारा कौन सेल है। कौन सेल क्या होते हैं? कलर डिटेक्शन का काम करते हैं। कौन सेल्स क्या करेंगे? कलर डिटेक्ट करेंगे। जो भी कलर दिखाई देंगे वो किसके वजह से दिखाई देंगे? कौन सेल्स की वजह से। ठीक है, और लाइट को कौन डिटेक्ट करेगा? रॉड सेल्स। ठीक है, लाइट की जो इंटेंसिटी है, लाइट कितनी तेज है कितनी धीमी है, उसको कौन डिसाइड करेगा? रॉड सेल्स। ठीक है, डिटेक्ट करेगा रॉड सेल्स। ठीक है, ये दोनों रॉड सेल्स कौन सेल आपस में कोऑर्डिनेट किया। ठीक है, इन्होंने अपना जो भी रिजल्ट था उसको किसके दे दिया? हमारे न्यूरॉन्स को। ठीक है, नर्व सेल्स को। नर्व सेल्स से क्या हुआ? ये डेटा गया ऑप्टिक नर्व के थ्रू, कहाँ चला जाएगा? ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू चला जाएगा हमारे किसके पास? अल्टीमेटली ब्रेन के पास। ठीक है, तो ब्रेन को ये परसीव हो जाएगा, फिर हमें इमेज समझ में आएगी, हाँ एक्चुअल में क्या इमेज बनी। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा आई फंक्शन करता है और इमेज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, चलिए अब हमारी आंखों में ब्लाइंड स्पॉट भी होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर ब्लाइंड स्पॉट भी होता है जहां पे क्या प्रेजेंट होती है? ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, देखो अब मान लो कोई भी लाइट रेस आ रही है, वो यहां आ रही है। कहां आ रही है? वो आ रही है हमारे वो आ रही है हमारे कौन सेल्स के पास और रॉड सेल्स के पास। किसके पास जा रही है? हमारे कौन सेल्स के पास और रॉड सेल्स के पास। ओके, मैं कलर का पेन चेंज कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, अब कोई भी लाइट रे आ रही है वो कहाँ जा रही है? हमारे कॉन सेल्स और रॉड सेल्स के पास, रेटिना के पास। तो ये डेटा यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं, बट मान लो कोई लाइट रे आई, वो कहाँ चली गई? इस ऑप्टिक नर्व वाले एरिया में चली गई, जहां पे क्या एब्सेंट है? यहाँ पे कॉन्स एंड रोड दोनों ही एब्सेंट है। ये दोनों कैसे हैं? एब्सेंट है। तो अब यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं हो पाएगा? आपको मतलब आपको पता चल गया ना, क्योंकि वहाँ पे कौन सेल और रोड सेल्स है नहीं, तो ना कलर डिटेक्ट होगा ना लाइट डिटेक्ट होगी, तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यही कारण है कि जब भी कोई लाइट रे ऑप्टिक नर्व के पास जाएगी जहां पे रेटिना प्रेजेंट नहीं है, या रेटिना की जो सेंसरी सेल्स है यानी कि रॉड और कॉन सेल्स नहीं प्रेजेंट है, वहां पे आपको वो आपका कौन सा स्पॉट हो जाएगा? ब्लाइंड स्पॉट, जहां पे आपको कोई विजन, कोई चीज आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, कंफर्टेबल व्यूइंग डिस्टेंस कह लो, या फिर कह लो कि आप कितनी पास की चीजों को कितना क्लियर देख सकते हैं, तो वो जो लीस्ट डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर, यानी कि अगर आपको कोई चीज आपकी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर है तो आप उस चीज को एकदम क्लियर देख पाएंगे, एकदम क्लियर देख पाएंगे। बट अगर वो 25 सेंटीमीटर से और पास आ जाती है, मान लो 20 सेंटीमीटर से आ रही है, 15 सेंटीमीटर आ जा रही है, देन वो चीज आपको थोड़ा ब्लरी दिखने लगेगी। जैसे जैसे आप हाथ को अपने आंखों के पास लेके आएंगे तो आपका हाथ कैसा दिखेगा? आपको ब्लरी टाइप दिखने लगेगा। क्यों दिखने लगेगा? क्योंकि हमारा जो फोकस जो है वो 25 सेंटीमीटर पे हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो लेंस है वो उससे ज्यादा थिक होने में प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो उससे फोकस सेट नहीं हो पाता, फिर आपको क्लियर चीजें नहीं दिखती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डिस्टेंस की बात। तो लीस्ट डिस्टेंस क्या है? हमारी 25 सेंटीमीटर। बात करें केयर ऑफ आइज की, तो आंखों को कैसे ध्यान रख सकते हैं? तो ये तो बेसिक चीज है कि आंखों को हम कैसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, देखो जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाना है। ठीक है, ओके, अगर स्पेक्स बोला गया है कि आपको पहनना है तो आपको पहनना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको जो चीजें हैं वो क्लियर रहेंगी। अगर आपको दिखता नहीं है, आप पास का या दूर का है, कैसी भी आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको स्पेक्स बोला गया तो आप पहनिए, इससे आप केयर कर सकते हैं। स्पेक्स आप इसलिए भी पहन सकते हैं कि आपको धूल से बचाना, तो आप बिना किसी पावर वाली चीजों को भी ले सकते हैं। ठीक है, स्पेक्स कोई दिक्कत नहीं है। अवॉइड टू लिटिल एंड टू मच लाइट। ठीक है, ज्यादा अंधेरे में भी देखने की कोशिश ना करें और ज्यादा लाइट में भी देखने की कोशिश ना करें। इससे क्या होगा? आपके जो रॉड सेल्स हैं और जो आपका प्यूपिल है, ठीक है, उसमें क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा लाइट आएगी तो फिर उसे ज्यादा चीजों को प्रोसेस करना पड़ेगा, ज्यादा चीजें ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, और आपको पता है ना कि आप ज्यादा देर तक अगर सूरज को देखते हैं, सन को देखते हैं, तो आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। क्यों आने लगते हैं? क्योंकि उसकी जो लाइट की इंटेंसिटी आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, आपकी आंखों में ज्यादा लाइट जा रही होती है, जिससे भी आपकी सेल्स की डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा कम लाइट में भी नहीं जाना, ज्यादा ज्यादा लाइट में भी नहीं जाना। ठीक है, तो दोनों चीजों से हमें बचना है, इससे हमारी आंखें सेफ रहेंगी। ठीक है,
हमारी आंखों को धोते रहना है 60 सेंट में, और उसको रब नहीं करना, ठीक है, उसे रब नहीं करना जब भी कोई डस्ट पार्टिकल उसकी, जब भी डस्ट पार्टिकल उसमें इंटर कर जाए, ठीक है। तो ये सब कुछ केयर है जिससे हम हमारी आंखों को अच्छे से रख सकते हैं। जस्ट फॉर नॉलेज था, ओके। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कुछ तो वो भी देख लीजिए। जैसे उल्लू, हम कहते हैं कि उल्लुओं को रात में दिखाई देता, दिन में दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो ऐसा क्या है उनके पास कि उनको रात में दिखाई देता है, अच्छा, बट दिन में उनको दिखाई देने में प्रॉब्लम होती है। तो हमने दो तरीके के सेल्स पढ़े थे, कॉन और रॉड, ठीक है। कौन क्या करता है, कलर को डिटेक्ट करता है, और रॉड क्या है, लाइट इंटेंसिटी, लाइट को करता है, ठीक है। ये डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होता है, डिम लाइट के लिए, ठीक है, यानी कि कम लाइट रहेगा तो ज्यादा अच्छी इमेज प्रोसेसिंग होगी, ओके। अब जो आंख उल्लू होता है उसकी जो कॉर्निया का साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, कॉर्निया का साइज बहुत बड़ा होता है, और प्यूपिल का भी साइज बड़ा होगा, ठीक है। कॉर्निया ऑब्वियसली बड़ा है तो प्यूपिल प्यूपिल है, ठीक है। कॉर्निया का साइज बड़ा होता है, प्यूपिल विद मोर रोड सेल्स। इसके पास क्या प्रेजेंट है, रॉड सेल्स ज्यादा प्रेजेंट है, जो किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, डिम लाइट के लिए, जो हल्की लाइटें होती हैं उनके लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, कम लाइट के लिए ज्यादा सेंसिटिव है। इसलिए ये क्या कर सकते हैं, ये अंधेरे में भी चीजों को आसानी से देख पाते हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या ज्यादा, रॉड सेल्स ज्यादा एज कम्पेयर टू कॉन्स, ठीक है। वही हम बात करें, अगर अगर मैं अदर चीजों की बात करूं, ठीक है, अदर जो दिन में देख सकते हैं रात में उनको दिखाई नहीं देता, क्यों, क्योंकि उनके पास जो कॉन सेल होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू रॉड, ठीक है। तो ये कारण हो गया उल्लुओं में कि उल्लुओं को रात में दिखाई क्यों देता है, क्यों, क्योंकि उनके पास रॉड सेल ज्यादा होते हैं, ठीक है। कौन सेल कम होते हैं क्योंकि वो कौन सेल किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, ब्राइट लाइट के लिए, रॉड सेल किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, डिम लाइट के लिए। कौन सेल्स क्या करते हैं, कलर डिटेक्शन में काम करते हैं, रॉड सेल कलर डिटेक्शन में काम नहीं करते, वो सिर्फ डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, ओके। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं और कलर को डिटेक्ट नहीं करते हैं। तो ये हो गई हमारी चीजें। वहीं जो दिन में देख सकते हैं पंक्षी, जो भी बर्ड्स दिन में देखते हैं उनके पास कौन से ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू रॉड्स, तो वो ज्यादा कलर्स को देख सकते हैं, ठीक है, ज्यादा कलर्स को देख सकते हैं। डे जो दिन में, जिन भी पक्षियों को दिन में दिखाई देगा वो ज्यादा कलर वाले, ज्यादा कलर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ज्यादा चीजों को, ज्यादा कलर को देख सकते हैं, ठीक है। वहीं उनको अंधेरे में देखने में प्रॉब्लम होगी। बट यही चीज अपोजिट है किसके साथ, उल्लू के साथ, क्यों, क्योंकि उसके पास रॉड्स ज्यादा है, कॉन्स कम है, तो कलर कम देख सकता है बट रात में भी देख सकता है, ठीक है। तो ये हो गया फायदा, ओके। बटरफ्लाइज की बात करें, इंसेक्ट की बात करें, तो इनके पास क्या होती है, बड़ी आंखें होती है, ठीक है, विथ टाइनी आइज, मतलब आंख तो है, इनके पास सिर्फ दो ही आंख, जैसे मैं बटरफ्लाई की बात करूँ उसके पास दो ही आंख, या फिर मैं किसी मैं बात करूँ मक्खी की, ठीक है, तो उसमें भी क्या है, दो ही आंख है, फ्लाइज के पास दो ही आंख है। बट उनकी जो आंख है वो छोटी छोटी आंखों से मिलकर बना होता है, ठीक है, छोटी छोटी आंखों से मिलकर बना होता है, आंखों से मैं कहूँ या फिर छोटे 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 बहुत सारे लेंसेज से मिलकर बना होता है, जिससे क्या कर सकते हो, मल्टीपल डायरेक्शन में देख सकते हैं, मल्टीपल कलर्स को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि वो विजुअल रेस के अलावा भी चीज कलर्स को देख सकते हैं, ठीक है। हम अभी मैं विजुअल कलर्स आपको कलर्स पढ़ाऊंगा, बट वो एक्स्ट्रा कलर्स को भी देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्योंकि उनके पास जो आंखों में छोटे छोटे बहुत सारे आइस, यानी कि मैं कहूँ लेंस होते हैं, बहुत सारे लेंस होते हैं। जैसे मान लो उनकी ये एक पर्टिकुलर आंख है तो उसमें छोटे 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 बहुत सारी आंखें होंगी, ठीक है, एक ही आंख में उसमें बहुत सारी आइस होती है, ठीक है। आइस बोल लीजिए, लेंस बोल दीजिए। तो ये जो होती है बटरफ्लाइज के पास होती है, या फिर इंसेक्ट के पास होती है मोस्टली, जनरली मैं कहूँ, सॉरी, जनरली उनके पास होती है, जिनसे क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डायरेक्शन में देख सकते हैं। इसलिए उनके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, ठीक है। आपको एक मक्खी को पकड़ना होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्यों, क्योंकि उनके रिफ्लेक्सेस बहुत तेज होते हैं, वो तुरंत देख लेंगे कि हाँ आप उनको मारने की कोशिश करें तो तुरंत उड़ जाती है, क्यों, क्योंकि उनके पास मल्टीपल आईज है, मल्टीपल लेंस है देखा, उनके पास आइस एक्चुअल में दो ही है, दो ही आंख है, बट उस दो आंख में भी उनके पास कई सारे आंखें होती है, ठीक है, इसलिए वो बहुत तेज रिफ्लेक्स दिखाते हैं, बहुत तेज उनका एक्शन रहता है, ओके। नाउ अब बात करते हैं डिफेक्ट्स की। देखो, अब हमारी आंखें हैं तो आंखों में प्रॉब्लम हमें पता है, जनरली हम क्या बोलते हैं कि हमें दूर का नहीं दिख रहा, हमें पास का नहीं दिख रहा, तो ये सिंपल क्या है, इनके डिफेक्ट्स है हमारी आंखों में। अलग अलग कारण की वजह से ये चीजें हो सकती है, ठीक है। तो अभी हमें समझना है, जैसे मैं बात करूँ डिफेक्ट्स ऑफ आई की, तो सबसे पहला जो है वो है मायोपिया। मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। तो जनरली हमें क्या प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करें, मायोपिया। मायोपिया क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस।
इसमें क्या होता है, इस पर्टिकुलर बीमारी नहीं बोलेंगे, डिफेक्ट बोलेंगे, ठीक है, डिफेक्ट, ये डिजीज नहीं है, डिफेक्ट है, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाती है, इसको करेक्ट किया जा सकता है। तो ये मायोपिया है, इसमें क्या होता है, हम जो दूर की चीजें होती हैं, दूर की चीजें होती हैं वो क्लियर नहीं देख पाते, जो दूर की चीजें होती है उन्हें हम क्लियर नहीं देख पाते, वहीं जो पास की चीजें होती है हमें क्लियर दिखाई देती है, ठीक है। तो मायोपिया ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमें क्या दिखाई देगा, जो दूर की चीजें नहीं दिखाई देगी और पास की चीजें हमें दिखाई देती है, ठीक है, पास की चीजें हमें क्लियर दिखाई देती है, ठीक है। इशू क्या होता है, जो दूर की चीजें होती है हम उसे नहीं देख सकते, ठीक है, हम बोलते हैं हमें दूर का नहीं दिखा देता, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि मायोपिया है, या फिर शॉर्ट साइटेडनेस है, या फिर नियर साइटेडनेस है, ठीक है। ये थोड़ा अपोजिट वर्ड दिया गया है, लेकिन हाँ आपको याद रखना पड़ेगा क्या होता है, कैसे होता है। आपको दूर का नहीं दिखेगा, ठीक है, तो आपकी कौन सी प्रॉब्लम होगी, मायोपिया, ठीक है। इसका अपोजिट क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होगा, इसमें आपको पास का क्लियर नहीं दिखाई देगा, उसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट है, तो इसमें आपको दूर का क्लियर दिखाई देगा, पास का क्लियर नहीं दिखाई देगा, ठीक है, नियर का क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपरमेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। देखो होता क्या है, जनरली ये लाइट आई और लाइट हमारे लेंस के थ्रू आके हमारे कहाँ फोकस हो गई, हमारे रेटिना पे फोकस हो गई, कहाँ फोकस पे हो गई, हमारे रेटिना पे फोकस हो गई, ठीक है। लेकिन रेटिना के अलावा भी अगर मान लो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे लेंस में कोई प्रॉब्लम आ गई, या फिर हमारे प्यूपिल में कोई प्रॉब्लम आ गई, जिससे क्या हो रहा है, जो फोकस है, वैसे तो लेंस में जो प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से ही होता है, जो फोकस है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, कहाँ शिफ्ट हो गया, आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। देखो ये लाइट आई और ये रेटिना से पहले ही फोकस हो गई, रेटिना से पहले ही फोकस हो गई, तो इसमें क्या हो गया, अब जब रेटिना से पहले फोकस हो गई तो कौन सी प्रॉब्लम हो गई, मायोपिया हो गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको जो चीजें हैं वो दूर की क्लियर नहीं दिखाई देगी, पास की क्लियर दिखाई देती है, ओके। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, ये जो फोकस है, ये जो फोकस है, देखो ये जो फोकस है ये कहाँ चला जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, ये जो फोकस है कहाँ चला गया, ये जो फोकस है वो कहाँ चला गया, हमारा पीछे साइड चला गया, देखो आंखों के पीछे जा रहा है फोकस, फोकस कहाँ जा रहा है, यहाँ कहीं जा रहा है, यानी कि रेटिना के पीछे चला गया, तो ये कौन सी प्रॉब्लम हो गई, हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया भी बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया ज्यादा सुनने में आपको टर्म आएगा, तो आपको हाइपरमेट्रोपिया भी याद रखना है, हाइपर ओपिया भी याद रखना है, ठीक है, हाइपर ओपिया भी याद रखना है, ठीक है, दोनों क्लियर हो गए आपको। मायोपिया क्या है, दूर का नहीं दिखता, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, पास का नहीं दिखता। करेक्शन के लिए हम यूज करते हैं इसमें कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस हम यूज करते हैं क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है अभी आपको क्लियर नहीं होगा, मुझे मालूम है, ठीक है। करेक्शन के लिए हाइपरमेट्रोपिया में हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि हम कौन सा लेंस कब यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो मायोपिया में क्या होता है, हमारा मायोपिया में हम लोग, हमें दूर का नहीं दिखाई देता, देखो कॉनकेव लेंस कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो कॉनकेव लेंस क्या होता है, इस तरीके का एक लेंस होता है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके का एक लेंस होता है, ओके। तो क्या होता है, ये हमारी आंख का लेंस है, ये हमारी आंख का लेंस है, ये कैसा लेंस होता है हमारा, कॉनकेव लेंस होता है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये हमारा आंखों का लेंस है, ठीक है, आंखों का लेंस है। इसमें क्या होता है, जब भी कोई लाइट रेज पास होती है तो थोड़ा डाइवर्ज कर देता है, ये क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, ठीक है, डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। और जो हमारा जो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, ये कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, कैसा लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। ये कैसा लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, यानी कि लाइट रे को दूर भेज देता है, और ये डाइवर्जिंग का मतलब इससे लाइट रे आई इसको इधर भेज दी, ये आई इसको इधर भेज दिया, ये कैसे आ गया हमारा, डाइवर्जिंग हो गया। कन्वर्जिंग कैसा होगा, ये आई इस तरह भेज दिया, ये आई इधर भेज दिया, एक दूसरे के पास लेके आई राइट रे को, तो ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस होता है वो कैसा होता है, हमारा डाइवर्जिंग लेंस होता है, कॉन्वेक्स कैसा होता है, हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो हमारी आंखों का लेंस था, अब ये लाइट रे आई और इसने क्या किया, इसको लाइट रे को थोड़ा दूर कर दिया, देन फिर इससे क्या होगा, यहाँ जो इमेज बन रही थी वो पर्टिकुलर हमारे फोकस पे शिफ्ट हो जाएगी, और फिर हमारी जो इमेजेस है वो क्लियर दिखने लगती है। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस, कब यूज होगा, मायोपिया के केस में, ठीक है, मायोपिया के केस में कौन सा लेंस यूज होगा, कॉनकेव लेंस यूज होगा, ठीक है, ओके। दूसरी कंडीशन क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो फोकस लेंथ होता है वो क्या शिफ्ट हो जाता है, पीछे साइड शिफ्ट हो जाता है, जैसे हमारी आंखों पे है, जनरली लाइट रे आई, इसको फोकस यहाँ पे होना चाहिए था, बट ये फोकस में हो रही है इसके पीछे जाके हो रही है कहीं, ठीक है, इसके कहीं पीछे जाके इसके फोकस हो रही है, यानी कि फोकस जो पॉइंट है वो चेंज हो गया, फोकस जो था यहाँ पे आना चाहिए, ये हमारा क्या रेटिना पॉइंट है, ठीक है, स्किन पॉइंट है, यहाँ पे इमेज बननी चाहिए थी बट यहाँ बन रही है। तो इससे क्या होगा, इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं हम लोग हाइपर
हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, हमें पास लेके आना है तो पास के लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस से क्या हो जाएगा, ये पहले ही पास जाएगी तो ये जो फोकस पे आ जाएगी अपनी इमेज। ठीक है, जो अपनी इमेज थी वो क्या आ जाएगी, फोकस पे आ जाएगी। फोकस यानी कि रेटिना पे बनने लगेगी। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपी हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो आई होप मैं क्लियर होऊंगा यहाँ पे। ओके, तो ये हो गए हमारे लेंस। ठीक है, सॉरी लेंस बोल रहा हूँ, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। नाउ नेक्स्ट जो है वो है प्रेस बायोपिया। देखो, ये जो प्रेस बायोपिया दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारी आंखों का जो लेंस होता है, मैंने आपको पावर ऑफ एकोमोडेशन बताया था, जो किसकी वजह से हो रहा है, सिलेरी मसल्स की वजह से हो रहा है। उसमें क्या होता है, हमारी जो लेंस का जो थिकनेस और थिकनेस है वो चेंज होती रहती है, चेंज होती है, जिससे क्या होता है हम अलग अलग डिस्टेंस पे फोकस कर पाते हैं। बट जो सिलेरी मसल्स हैं वो एज के साइड क्या होती है, कमजोर हो जाती है, तो फिर हमारी जो लेंस है वो बार बार फोकस एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। ठीक है, तो लॉस ऑफ एकोमोडेशन हो जाता है। क्यों होता है, एज के साथ होता है, क्योंकि मसल्स कमजोर होती है। इसमें क्या होगा आपको, इसमें आपको मायोपिया भी हो सकता है, हाइपरमेट्रोपिया भी हो सकता है, आपको दूर का भी ना दिखे, हो सकता है आपको पास भी ना दिखे। ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कंबाइन हो सकता है। तो इस केस में हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, बायफोकल लेंस, ऐसा लेंस जिनमें दो फोकस हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें प्रेस बायोपिया को कंट्रोल कर सकते हैं। बायफोकल मतलब ऐसे कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स की तरह भी बिहेव करेगा। ओके, आपने देखे भी होंगे, अगर आपके घर में कोई ओल्ड एज पर्सन होंगे तो उनके लेंस में दो लेंस होते हैं। ठीक है, एक कॉन्वेक्स भी होगा, कॉनकेव भी होगा। ठीक है, वो जनरली वो कौन सी डिफेक्ट है, प्रेस बायोपिया। उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ एकोमोडेशन हो जाता है। क्यों होता है, एज की वजह से होता है। ठीक है, ओल्ड एज की वजह से होता है। इसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों होता है। करेक्शन कैसे हो सकता है, बायफोकल लेंस से। ठीक है, आपको याद रखना है कि किससे कौन सी चीजें करेक्ट होती हैं। ठीक है, एक और बीमारी, एक और डिफेक्ट है कैटारेक्ट। कैटारेक्ट क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि आपकी आंखें जनरली कैसी होती है, व्हाइट, सॉरी ब्लैक होती है। सेंटर वाला जो पार्ट रहता है वो कैसा होता है, ब्लैक होता है जनरली। ठीक है, देखो इस व्हाइट वाले पार्ट को स्क्लेरा बोलते हैं, याद रखिएगा इसको, स्क्लेरा बोलती है। कवरिंग होती है, व्हाइट कवरिंग, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसका नाम याद रखना है आपको, स्क्लेरा। ओके, और ये जो सेंटर वाला पार्ट है जो कि पीपल आपको दिख रहा है, और ये जो कलरफुल पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर का हो सकता है, ये हमारा एरिस है। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो लेंस है वो कैसा हो जा रहा है, इसे पीपल के पीछे आपको मालूम है लेंस है। अब लेंस कैसा हो जा रहा है, क्लाउडी हो जा रहा है। क्लाउडी मतलब सफेद सफेद सा हो जा रहा है, बादल जम जाते हैं ना सफेद सफेद, तो उस टाइप का हो जा रहा है। ठीक है, उससे क्या होगा, जब आपका लेंस ही ब्लरी हो गया है तो आपकी इमेज तो अपने आप ब्लरी हो जाएगी, आपका जो विजन है वो आप क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा, तो आपको धुंधला धुंधला दिखेगा, धुंधला धुंधला। ओके, तो ये जो ब्लैक वाला पार्ट ही कैसा हो गया, देखो व्हाइट हो गया। ठीक है, थोड़ा व्हाइटिश हो गया, क्लाउडी टाइप का हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इस पर प्रोटीन्स जम जाती हैं। समटाइम क्या होगा, प्रोटीन्स जम जाएगी, इसको मोतियाबिंद भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, आई रिप्लेसमेंट सर्जरी होगी, तो ही ये क्या होगा, करेक्ट हो पाएगा। ठीक है, एक और डिफेक्ट है एस्टिग्मेटिज्म। वो क्या होता है, देखो समटाइम क्या होता है, जो हमारा जो कॉर्निया है, ठीक है, उसका जो शेप है वो चेंज हो गया है। ठीक है, वो इरेगुलर शेप का, जिस शेप का होता है जनरली कॉनकेव, जनरली सर्कुलर शेप का होता है। ठीक है, जनरली कैसा होता है, कर्व शेप में। ठीक है, कर्व शेप में होता है। ठीक है, अगर ये मान लो ये इसका जो शेप है वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, जो विजन हो डिस्टॉर्टेड हो गया, आपकी जो लाइट रेस है वो सही से एंटर ही नहीं कर पाएंगे, सही डायरेक्शन में एंटर नहीं कर पाएंगे, पहले ही वो बेंड हो जाएंगी। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ये आपको पता है। तो जब यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो, जो लाइट रेस है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, तो फोकस नहीं हो पा रहा सही से एक जगह पे, एक इमेज पे। मान लो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन है, दोनों आ रही है और दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चली जा रही, तो जब कंबाइन नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, आपको टूटी फूटी इमेज दिखेगी, डिस्टॉर्टेड विजन हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्शन क्या होगा, हम सिलेंड्रिकल लेंसेज यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम टॉरिक लेंस भी बोलते हैं। ये इसका हो गया करेक्शन। ओके, तो एस्टिग्मेटिज्म क्या है, डिस्टॉर्टेड विजन है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इरेगुलर शेप है कॉर्निया का। देखो मान लो ये लाइट रे आई, एक यहाँ फोकस हो रही है, दूसरी जगह फोकस हो रही है, तो दो डिफरेंट डिफरेंट फोकस पे, डिफरेंट डिफरेंट फोकल लेंथ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब इमेज ही अलग अलग बन रही है तो उस इमेज को हमारा जो ब्रेन है वो कंबाइन नहीं कर पाएगा, जब जो नर्वस सिग्नल हमारे ब्रेन के पास जाएगा उसको फॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ये हो गया हमारा एस्टिग्मेटिज्म। नॉर्मल आई में हमारा कोई भी जो लाइट रे है वो एक जगह जाके फोकस करती है। ठीक है, जिससे हम क्लियर देख पाते हैं उस चीजों को। बट वही एस्टिग्मेटिज्म में एक पॉइंट कहीं और फोकस हो रहा है, एक लाइट रे कहीं और फोकस हो रही होती है, जिसकी वजह से हमें क्लियर चीजें नहीं दिखती। ओके, तो ये होगा हमारी डिफेक्ट्स। ठीक है, आई होप कि आपको ह्यूमन आई में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ह्यूमन आई यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा कलर। ठीक है,
अब मैं कलर के बारे में आपको क्या बताऊं, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, हम किसी भी चीज को क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि उस किसी भी चीज को क्यों देख पा रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम देख पा रहे हैं किसी भी चीज को लाइट की वजह से, लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से। ओके, ये आपको क्लियर है, आपको फर्स्ट क्लास में ही क्लियर कर दिया था मैंने रिफ्लेक्शन की, कि हम किसी भी चीज को क्यों देख पा रहे हैं, लाइट की वजह से देख पा रहे हैं। लाइट नहीं होगा तो हम किसी चीज को देख पाएंगे। आपको मैं बोल दूं कि आप अंधेरे में जाके किसी चीज को देखिए, आपको दिखाई देगी चीजें, वहां पे नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है। ठीक है, तो लाइट जनरली क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, फर्स्ट क्लास में बताया था। ठीक है, एक फॉर्म ऑफ वेव भी है। ठीक है, वेव क्या होता है, ऐसा डिस्टर्बेंस जो कि एनर्जी को ट्रांसफर करता है। किसको ट्रांसफर करता है? एनर्जी को। मैटर को ट्रांसफर नहीं करेगा, मैटर को ट्रांसफर नहीं करेगा। मैटर क्या है, ऐसा स्पेस, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके पास स्पेस हो या फिर मास हो। मास ट्रांसफर नहीं होता, खाली एनर्जी को ट्रांसफर करता है। ठीक है, जो कि किसको स्टिमुलेट करती है, मेरे रेटिना को। रेटिना के पास जब वो एनर्जी फॉर्म होती है तो हमारी आंखें क्या करती हैं, उस मतलब जो रेटिना होता है पर्टिकुलर क्या करेगी, ऑप्टिक नर्व के थ्रू सिग्नल भेज देगी, जिससे हमारा ब्रेन इमेज का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, हमारी जो आंखें हैं वो लाइट एनर्जी को क्या कर रही, सेंस कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है। ठीक है, सॉरी, सिमुलेट कर रही है, स्टिमुलेट बोला, सिमुलेट कर रही है। ओके, जिससे क्या हो रहा है, हम किसी चीज को देख पा रहे हैं। अब हमें पता चल गया कि लाइट क्या है, एक वेव है। ठीक है, तो हमने जैसा हमें पता है कि साउंड भी एक तरीके का क्या है, साउंड भी एक तरीके की वेव है, बट वो मैकेनिकल वेव है। लाइट कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसी वेव है, लाइट कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से क्या है, वेव है तो इसका वेवलेंथ भी होगा। ठीक है, तो हम सारी वेवलेंथ की लाइटों को नहीं देख सकते। हम पर्टिकुलर कुछ फिक्स्ड वेवलेंथ है उसी को देख सकते हैं। जैसे जैसे हमने क्या कहा है, विजिबल लाइट रेंज। क्या कहा है हमने उसे विजिबल लाइट रेंज, जो कि स्टार्ट होती है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹। अगर मैं इसको सिंपल लिखूं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बराबर होता है। ठीक है, नैनोमीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। ओके, तो विजिबल लाइट रेंज कौन सी है हमारी, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ये क्या है नैनोमीटर, ये 400 700 है कि ये वेवलेंथ है। और वेवलेंथ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है साउंड के अंदर। ठीक है, आपको मालूम है कि एक, अगर मान लो ये वेव है और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो चीजें हैं, ठीक है, मान लो ये क्या हमारी एक वेव कंसिडर होगी। या फिर मान लो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, या यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर लो, ठीक है, या ट्रफ की बात कर लो, तो ये क्या हमारी वेवलेंथ है। तो ये पर्टिकुलर वेवलेंथ जो भी है, जो भी वेवलेंथ है, जिस भी लाइट रे की वेवलेंथ 400 टू 700, सॉरी 400 टू 700 नैनोमीटर की रेंज में रहेंगी, उतनी ही लाइट रेस को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, हमारी आंखें उतनी ही लाइट रेस को ऑब्जर्व कर सकती है। ठीक है, सेंस कर सकती है, सिमुलेट कर सकती है, इसके अलावा नहीं कर सकती। तो इसका एक पर्टिकुलर बैंड है, जैसे 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर से क्या है, बैंड है, जिसे हम बिब ग्योर भी बोलते हैं। ठीक है, जनरली क्या बोलते हैं, बिब ग्योर। ठीक है, जैसे BIGBYOR। ठीक है, स्टार्ट होता है 400 से और एंड होता है 700 के पास। ठीक है, तो वायलेट की जो रेंज वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, 400 नैनोमीटर। वही रेड की जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, 700 नैनोमीटर। वायलेट की कितनी, 400 नैनोमीटर। ओके, तो इसके बीच में जो कलर आएंगे इसके बीच में वेरी करेगा। आपको वैल्यू याद नहीं करनी है। ठीक है, आपको वैल्यू याद नहीं करनी है, आपको बस रेंज याद रखनी है कि 400 टू 700 नैनोमीटर तक होती है विजिबल लाइट रे की वेवलेंथ। ओके, बी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो। ठीक है, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। ठीक है, ये हो गया हमारे 7 कलर। ठीक है, 7 कलर का बैंड होता है जो कि विजिबल लाइट रेस होती है। हम जितने भी कलर को देख पाते हैं ना, अब जैसे आप बोलो ग्रीन देख रहे हैं, पिंक देख रहे हैं, येलो देख रहे हैं, ये सब कलर क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ है वो कहीं ना कहीं 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में है। ओके, अब इस हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो वॉयलेट है उसकी सबसे छोटी वेवलेंथ है। ठीक है, और रेड की क्या है, सबसे बड़ी वेवलेंथ है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारा ब्रेन जो है कलर परसीव करता है, जब लाइट कब हिट करती है, रेटिना को जब हिट करेगी तो हमारे जो कौन सेल्स है वो हिट सेंस करेंगे, उस समय कलर देख पाएंगे। तो यानी कि वो एबिलिटी किसके पास है, रेटिना के पास है। रेटिना में स्पेशली कलर किसके पास है, कौन सेल्स के पास है कलर को देखने की एबिलिटी। ठीक है, अब जब हम इन सातों कलर को जब मिला देते हैं तो हम पर्टिकुलर हमें क्या मिलते हैं, व्हाइट लाइट मिलती है। कौन सी लाइट मिलती है, व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट क्या है, व्हाइट लाइट है कॉम्बिनेशन ऑफ
ऑल द कलर्स, ठीक है। ब्लैक का मतलब क्या होता है? ब्लैक का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है। कोई भी चीज आपको ब्लैक दिख रही है उसका मतलब क्या है कि वो वहां पे लाइट एब्सेंट है, लाइट क्या है वहां पे नहीं है। व्हाइट का मतलब क्या है कि वहां पे सातों लाइट है, ये सातों बैंड है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि व्हाइट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी सेवन कलर्स। ब्लैक क्या है, एब्सेंस ऑफ द लाइट, ठीक है। आपको याद रखना है, रेंज याद रखना है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। कलर किस पर डिपेंड करता है? वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। जैसी जैसी वेवलेंथ है अगर मान लो कोई वेवलेंथ है और उसकी वेवलेंथ मैं चेंज करता हूँ, कोई लाइट रहे उसकी मैं वेवलेंथ को चेंज कर पाता हूँ, ठीक है। और मैं कर पाता हूँ, ध्यान रखें इमेजिनेशन की बात कर रहा हूँ, मैं कर पाता हूँ, तो क्या होगा, मुझे वो चीजें क्या होगी, डिफरेंट कलर की दिखेगी। कभी वो लाइट रे मुझे हो सकता है वायलेट दिखे, कभी हो सकता है रेड दिखे, कभी ग्रीन दिखे, कभी येलो दिखे। क्यों दिखे? क्योंकि उसकी वेवलेंथ को क्या कर रहे हैं हम लोग, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो कलर किस पर डिपेंड करता है? वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, तो आपको पता चल गया लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। मीडियम की रिक्वायरमेंट इससे नहीं होती है, वेवलेंथ वेव में मैंने आपको बताया भी था वैसे। इसके अलावा कौन सी रेज होती हैं? देखो, ये तो हो गई हमारी विजिबल लाइट, ठीक है। विजिबल लाइट के अलावा भी बहुत सारी लाइट होती है, जैसे आपने गामा रेज सुनी होगी, ठीक है। गामा रेज को हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। एक्सरेज को नहीं सुना होगा आपने, एक्सरेज को भी हम नहीं देख सकते। इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड जनरली आपने, अगर आपके घर में टीवी है तो टीवी के रिमोट होंगे, ठीक है। अब रिमोट में आगे एक लाइट रहती है, जब उसको आप देखेंगे, जब उसको प्रेस करते थे तो उसमें ऐसा लगता है कि लाइट जल रही है, बट एक्चुअल में वो दिखाई नहीं देता, हमें नहीं दिखाई देता। हम क्या करते हैं, कैमरे में देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है कि हाँ उसमें लाइट है। वो कौन सी लाइट होती है? वो इंफ्रारेड लाइट होती है, वो हमारी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। वो विजुअल रेंज से बाहर की चीज है, 700 नैनोमीटर से ऊपर की लाइट है, तो सब नहीं देख ऑब्जर्व कर पाते, ठीक है। इंफ्रारेड के अलावा माइक्रोवेव रेस, ठीक है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इन सब चीजों को हम देख नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लाइट की जैसे ये भी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, बट इनको हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हम 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ वाले रेस को ही देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कलर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिज्म। देखो प्रिज्म क्या होता है? देखो प्रिज्म क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? आर पार जिसके देखा जा सकता है, ठीक है, जिसके आर पार देखा जा सकता है। इसके पास क्या होते हैं? दो फ्लैट सरफेस होते हैं, ठीक है, एट एन एक्यूट एंगल, ठीक है। जनरली देखो वैसे क्या होता है इसके पास, अगर इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर में बनाता हूँ तो कुछ इसका स्ट्रक्चर बनता है टेंट हाउस जैसा, ठीक है, टेंट हाउस जैसा स्ट्रक्चर बनता है। तो मैं इसको ऐसा ऐसे बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया हमारा, ठीक है। यानी कि इस पास टोटल रेक्टेंगुलर फेजेस कितने, एक दो तीन रेक्टेंगुलर फेजेस है। रेक्टेंगुलर फेज कितने इसके पास? तीन है। और ट्राइंगल फेस कितने इसके पास? दो है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिज्म। जनरली जब भी कोई लाइट, व्हाइट लाइट इसमें इंटर करेगी तो क्या होता है, अब हमें हमें रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए इस चीज को समझने से पहले, ठीक है। आपको अगर ये चीजें क्लियर नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन में क्यों बोल रहा हूँ, जैसे आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई लाइट रेयरर टू डेंसर जाती है, कहाँ से? रेयरर टू डेंसर जाती है, तो वो क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। वहीं अगर कोई लाइट डेंसर टू रेयरर जाएगी, ठीक है, तो वो क्या होगी, नॉर्मल से क्या हो जाएगी, सॉरी नॉर्मल से क्या होगी, नॉर्मल से नॉर्मल से दूर हो जाएगी, नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल से पास जाने की बजाय नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई किसी के मन में डाउट आया होगा ना, तो मैं उससे बोल रहा हूँ कि वो जाए सबसे पहले इसके जो फर्स्ट लेक्चर था उसे देख ले, ठीक है। उसे क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ, जल्दी से रिवाइज कर लेना, आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब रिफ्रैक्शन डिपेंड किस पे करता है? अब रिफ्रैक्शन डिपेंड करता है हमारे, सॉरी, रिफ्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर डेंसिटी होती है, कोई चीज रेयरर होती है एज कम्पेयर टू कोई चीज डेंसर हो सकती है, ठीक है। अब ये जो रेयरर और डेंसर का जो खेल है, इसे समझना हमें मतलब इसे हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, देखो, अब मान लो ये प्रिज्म है, ठीक है, एक प्रिज्म है, इसमें एक व्हाइट लाइट आई, ठीक है। अब जब व्हाइट लाइट रेयरर टू डेंसर जाती है, ठीक है, तो मैं इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। अगर मैं सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, जब मैंने सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये लाइट क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेयरर से डेंसर जा रही है, ओके।
रेयर से डेंसर जाएगी तो क्या होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। और इसका अपोजिट हुआ तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता चुका है पहले भी, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे देखेंगे, सोचेंगे तो क्या होगा, अब इस पॉइंट पे ये जो प्रिज्म हमारा डेंस होगा, ठीक है, प्रिज्म हमारा डेंस है, और डेंसर जब रेयर जाती है तो नॉर्मल से क्या होगा, दूर जाएगी। तो मान लो ये क्या हमारा, ये हमारा नॉर्मल था, ठीक है, और नॉर्मल से क्या होगा, ये दूर जाएगी। तो नॉर्मल से दूर जाएगी मतलब इस डायरेक्शन में कहीं चली जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ से लाइट आई, बेंड हुई, फिर यहाँ भी बेंड हुई, तो ये क्या हो गया हमारा, जो लाइट रही ये बेंडिंग, ये किसका कॉन्सेप्ट हो गया, रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया। किसका कॉन्सेप्ट हो गया, रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। ये वाली राइट रे हमारी होगी इंसिडेंट रे, ठीक है, हमें पता है कि इंसिडेंट रे है। ये हमारी इमरजेंट रे है, ठीक है, जो निकल गई। ये जो सेंटर वाली थी इसे हम रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 नाम हो गए थे इसलिए हमने इमरजेंट यूज किया है यहाँ पे वर्ड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एक नॉर्मल है कि नॉर्मल है, ठीक है। अब देखो इसको मैं ड्रॉ करूंगा तो इसको मैं पीछे मिलाता हूँ कहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा होगा, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये इस एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल से जो एंगल बन रहा होगा इसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। देन यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है तो नॉर्मल से जो एक्शन बन रहा होगा इसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। थोड़ा कचरा मच गया यहाँ पे लेकिन ठीक है, ठीक है। ये चीजें हो गई हमारी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। तो ये हो गया हमारा किसका, प्रिज्म का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, प्रिज्म का कॉन्सेप्ट हो गया। अब प्रिज्म में हमें क्या देखना है, डिस्पर्जन देखना है। क्या देखना है, डिस्पर्जन देखना है। देखो हमें पता है कि जब भी अलग अलग लाइट, देखो लाइट की स्पीड कैसी होती है, लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है हमें पता है। लाइट की स्पीड वैक्यूम में क्या होती है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, सॉरी किलोमीटर पर सेकेंड। ये क्या होती है हमारी लाइट रे होती है, ओके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारी स्पीड ऑफ लाइट हो गई, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट हो गई, ठीक है। याद रखिएगा ये 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, याद रखना है इसको, गलत नहीं लिखना, हमने भी गलत लिख लिया था यहाँ पे। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁻⁻ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब हमने लाइट को वैक्यूम के अलावा दूसरे मीडियम में ले गए, ठीक है, वैक्यूम और एयर में स्पीड होती है। अगर हम उसको एक ऐसे मीडियम में ले गए जो कि ज्यादा डेंस है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। तो हमें पता है कि जब भी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की जब भी रेस जाएंगी तो वो क्या होंगी, डेविएट होंगी। क्यों, क्योंकि उनकी जो स्पीड है वो चेंज होगी, ठीक है। अब देखो हमने क्या देखा कि यहाँ एक व्हाइट लाइट आई और यहाँ पे उसने क्या किया, 7 कलर में वो टूट गई, 7 कलर में वो डिफरेंट डिफरेंट 7 कलर्स में वो टूट गई। ये जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट है, ठीक है, ये स्प्लिटिंग ऑफ लाइट है जिससे वो लाइट रे बनी है। जैसे हमने व्हाइट लाइट को भेजा था तो व्हाइट लाइट किससे कलर के मिलकर बनती है, 7 कलर के बैंड से मिलकर बनती है, बिब की ओर से, ठीक है। तो वो क्या होगी, उस 7 कलर में टूट जाएगी। इस फिनोमेना को हमने क्या बोला, डिस्पर्जन, क्या बोला, डिस्पर्जन। तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर, ठीक है। या फिर ऐसी लाइट का, ऐसे लाइट को हमने भेजा, एक लाइट रे को भेजा जो कि जिस लाइट रे की कलर से मिलकर बनी थी उसमें वो टूट जा रही है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्पर्जन, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि लाइट का उन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में टूट जाना, उन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में टूट जाना जिससे वो मिलके बनी है। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट लाइट किससे मिलके बनी होती है, 7 कलर से, तो 7 कलर्स में यहाँ पे टूट गई। इस फिनोमेना को हमने क्या बोला, डिस्पर्जन, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज हो गई, किसमें, पर्टिकुलर इस मीडियम में। तो हमें क्या देखने को मिला यहाँ पे, डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन में हमें क्या देखने को मिला कि जो वॉयलेट थी वो सबसे नीचे आ गया, जो वॉयलेट था वो क्या हो गया, सबसे नीचे चला गया, ठीक है। अब स्पीड ऑफ लाइट तो वैक्यूम में सेम होती है बट मीडियम में चेंज होगी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे ऊपर आपको रेड कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं लिखूं इसको VIBGYOR, ठीक है, सबसे ऊपर आपको रेड दिख रहा है, फिर ऑरेंज दिख रहा है, फिर येलो दिख रहा है, फिर ग्रीन दिख रहा है, फिर ब्लू दिख रहा है, फिर इंडिगो कलर दिख रहा है, देन आपको वॉयलेट दिख रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा डेविएट कौन हुआ, सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है आपका वॉयलेट। सबसे ज्यादा डेविएट क्यों हुआ है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कैसी होती है, सबसे कम होती है। तो जिसकी
जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, वेवलेंथ कम मतलब डेविएशन ज्यादा, वेवलेंथ कम तो डेविएशन ज्यादा, और आर की जो वेवलेंथ होती है ज्यादा होती है तो उसका डेविएशन कैसा हुआ, कम हुआ। ठीक है, तो ये डेविएशन किस पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेविएशन है या फिर जो एंगल ऑफ डेविएशन है किस पर डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ओके, वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ चेंज हो रही है तो जब लेंथ चेंज होगी तो स्पीड अल्टीमेटली चेंज हो रही होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट वेव की डिफरेंट डिफरेंट स्पीड भी है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे क्लियर। तो डिस्पर्जन क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंसेक्यूटिव कलर। फॉर एग्जांपल व्हाइट लाइट जो 7 कलर्स में टूट गई, विबग्योर। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्पर्जन का कॉन्सेप्ट। क्यों होता है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के से। वेवलेंथ कैसे डिपेंड करती है डेविएशन पे, तो जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना कम डिस्पर्जन होगा, और जितना ज्यादा कम वेवलेंथ होगा उतना ज्यादा डिस्पर्जन होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ध्यान रखिएगा। ओके, सो dispersion क्या है, dispersion is the splitting of the white light into its 7 constituent color when passing through a transparent medium। ठीक है, when passing through a transparent dense medium होगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। ओके, रीजन ऑफ डिस्पर्जन क्या है, डिफरेंट कलर्स इन व्हाइट लाइट है डिफरेंट वेवलेंथ। क्यों डिस्पर्जन हो रहा है, डिफरेंट कलर्स के पास डिफरेंट वेवलेंथ है और वो डिफरेंट स्पीड में ट्रैवल करती है डिफरेंट मीडियम। ठीक है, अब देखो कलर्स हैं, कलर के पास अपनी अलग अलग वेवलेंथ है। जैसे मान लो रेड के पास अलग वेवलेंथ है, येलो के पास अलग, वॉयलेट के पास अलग। अब सबके पास जब वेवलेंथ अलग है यानी कि लेंथ एक्चुअल में अलग, ये तो आपको पता है, आपने बेसिक फॉर्मूला तो आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या एक्चुअल में लेंथ है। ओके, तो जब लेंथ ज्यादा बड़ी होगी तो आपकी जो स्पीड है, देखो आपकी स्पीड है लेंथ है वो दोनों चेंज होगी, तो उससे क्या होगा आपको चेंजेस फील होंगे। सिंपल से कहूँ चेंजेस फील होंगे आपको। ज्यादा डीप में नहीं आऊंगा, फिजिक्स में नहीं घुसाऊंगा मैं आपको। ध्यान से आपको समझना है कि डिस्पर्जन क्या है, डिस्पर्जन हो क्यों रहा है। क्योंकि वेवलेंथ चेंज होगी तो आपकी स्पीड कम हो गई, वेवलेंथ ज्यादा तो स्पीड आपकी कम हो गई। ठीक है, हम टाइम को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो वेवलेंथ ज्यादा तो स्पीड कम हो गई। ओके, सो स्पीड जब चेंज हो गई, तो स्पीड जब चेंज हुई तो हमें क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला कि डिस्पर्जन हुआ। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन इट स्पीड। जो रिफ्रैक्शन है वो डिपेंड करता है किस पे, स्पीड पे डिपेंड करता है। तो सिंस ईच कलर हैज डिफरेंट स्पीड, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट डेविएशन देखने को मिले, तो इसलिए हमको ये सातों कलर अलग अलग देखने को मिले इनसाइड अ प्रिज्म, और जब वो प्रिज्म से बाहर आ रही है। ठीक है, रिफ्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ कम है तो डिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो रिफ्रैक्शन कम होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने देख ही लिया कि रेड लाइट कम डेविएट हुई और वॉयलेट लाइट ज्यादा डेविएट हुई। क्यों, क्योंकि रेड के पास ज्यादा बड़ी वेवलेंथ थी, वॉयलेट के पास छोटी वेवलेंथ थी। ये देख लो आप यहाँ पे। ओके, देखो रेड यहाँ ये व्हाइट लाइट है और ये 7 क्लास में टूट गई, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया हमारा डिस्पर्शन। नाउ कलर बात करें, सिंथेसाइज ऑफ कलर। अब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स कैसे बनते हैं, देखो प्राइमरी कलर्स होते हैं, सेकेंडरी कलर्स होते हैं। प्राइमरी कलर्स, तो प्राइमरी कलर वो कलर होते हैं, प्राइमरी कलर वो कलर होते हैं जो कि बेसिक कलर होते हैं, जिनको किसी कलर को मिक्स करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, देखो सिंथेसिस ऑफ कलर की बात करें तो हम लोग डिफरेंट कलर को मिक्स कर करके डिफरेंट कलर्स बना सकते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रोपोर्शन में अलग अलग कलर को ऐड करेंगे तो हमें अलग अलग कलर मिलेंगे। बट जो बेसिक्स कलर है जिनको हम मिला रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कलर्स। जैसे कि हमारे रेड, ग्रीन और ब्लू। अगर आपने कंप्यूटर यूज किया है थोड़ा बहुत भी तो आपको मालूम है कि जो कलर्स का जो फॉर्मेट है वो कंप्यूटर समझता है आरजीबी फॉर्मेट में। ठीक है, अब तो वैसे अलग अलग फॉर्मेट्स भी आ गए, बट आरजीबी क्या है, बेसिक फॉर्मेट है। रेड, ग्रीन एंड ब्लू, इन कलर को हम मिला के डिफरेंट कलर के साथ मिला के हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी कलर वो कलर कौन होते हैं जो कि बेसिक कलर है, जिनको हम मिला के नहीं बना सकते एक दूसरे को। ठीक है, अब इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ टू प्राइमरी कलर क्रिएट अ सेकेंडरी कलर। ओके, अब जब हम इक्वल प्रोपोर्शन में दो कलर को मिलाते हैं, दो प्राइमरी कलर को मिलाते हैं तो हमें सेकेंडरी कलर देखने को मिलता है। ठीक है, सेकेंडरी कलर जैसे मान लो हमने रेड के साथ ब्लू को मिला दिया, हमारे बेसिक कलर थे RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो प्राइमरी कलर में मैंने रेड और ब्लू को बनाया तो हमें कलर मिला जिसको हमने क्या बोल दिया, मेजेंटा। ये कैसा कलर हो गया, हमारा सेकेंडरी कलर हो गया। वैसे ही हमने प्राइमरी कलर ग्रीन को प्राइमरी कलर रेड के साथ मिला तो हमें सेकेंडरी कलर मिला क्या, येलो। देन हमने ब्लू को ग्रीन के साथ मिलाया तो हमें एक सेकेंडरी कलर मिला श्यान। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्राइमरी कलर को मिक्स किया जिससे क्या मिल गया हमें दूसरे कलर। ये आपने ड्राइंग भी किया होगा, आप डिफरेंट डिफरेंट कलर को मिक्स करके डिफरेंट कलर्स बना लेते हैं। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, सिंथेसिस ऑफ कलर। ठीक है, कलर का बनाना। ठीक है,
उसमें प्राइमरी कलर कौन से आपको बताना चाहिए, आरजीबी। सेकेंडरी कलर कौन से है हमारे, मेजेंटा, येलो एंड शैन, ठीक है। सेकेंडरी को हम सब्ट्रैक्टिव प्राइमरी कलर्स भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, क्या बोल सकते हैं, सब्ट्रैक्टिव प्राइमरी कलर। आरजीबी क्या होता है, एडिटिव प्राइमरी कलर, या फिर आप सिंपल याद सकते हैं कि ये प्राइमरी कलर है, ये हमारे सेकेंडरी कलर है। इतना भी आपके लिए काफी है। ओके, तो हम यहाँ से क्या समझ में है कि आरजीबी हमारे प्राइमरी कलर है, मेजेंटा, शैन एंड येलो हमारे सेकेंडरी कलर है। प्राइमरी कलर्स को मिलाने से क्या बनता है, हमारा सेकेंडरी कलर्स बनते हैं। ओके, क्लियर। सो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था, मैं कहूँगा कि ह्यूमन आई एंड कलर्स, वो क्लियर हो गया है, ठीक है। अब जो बात होने वाली है वो होने वाली मिरर्स के बारे में, लेंसेज के बारे में, ठीक है। तो मिरर्स के बारे में बात करूँ तो मिरर क्या है, आपको पता है कि एक ग्लास शीट रिफ्रैक्टिव कोटिंग सरफेस है, ठीक है। एक रिफ्रैक्टिव सरफेस है जिसपे जब भी कोई लाइट पड़ेगी, तो वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। ओके, तो मिरर क्या है, ग्लास शीट है जिस विथ रिफ्लेक्टिव कोटिंग, उसके ऊपर एक रिफ्लेक्टिव कोटिंग है जिससे क्या कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। रिफ्लेक्शन मैंने आपको बता दिया था, इसलिए इसमें ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। क्या रिफ्लेक्टिव सर्फेस किसका बना हो सकता है, एल्यूमिनियम का जो बना हो सकता है, या फिर सिल्वर का बना हो सकता है, ठीक है। अब मिरर दो टाइप के हो सकते हैं, प्लेन मिरर भी हो सकता है, ठीक है। प्लेन का मतलब एकदम प्लेन सरफेस, फ्लैट सरफेस का, ठीक है। कर्व का मतलब कैसा होता है, कर्व मतलब कुछ इस तरीके से, है ना। ओके, तो कर्व मिरर में भी डिफरेंट शेप हो सकते हैं, जैसे स्फेरिकल हो सकता है, गोले शेप का हो सकता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, सिलेंडर शेप का हो सकता है, इस टाइप का, ठीक है। पैराबोलिक शेप का हो सकता है, इस टाइप का। इलिप्सॉइड शेप का हो सकता है, इस तरीके का, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट मिरर्स हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपको शेप्स तो पता होंगे, स्फेरिकल गोला शेप होगा, सिलेंड्रिकल हो गया, पैराबोलिक हो गया, ठीक है। ये हमारा स्फेरिकल हो गया, ठीक है। ये पैराबोलिक हो गया, ये एलिप्स शेप का हो गया, ठीक है। प्लेन मिरर फॉर्म्स अ परफेक्ट इमेज। जो प्लेन मिरर में जैसी इमेज बनेगी, तो जितने डिस्टेंस पे आप हो उतने ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनेगी, सेम टू सेम आपकी इमेज बनती है किसमें, प्लेन मिरर में, ठीक है। बट वहीं मैं बात करूं कर्व मिरर में, तो कर्व मिरर में इमेज छोटी बड़ी होती है, ठीक है। बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बेस्ड ऑन देयर शेप, किस टाइप का वो मिरर है, सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है, पैराबोलिक है, इलिप्सॉइड है। स्फेरिकल में भी कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, तो ये डिपेंड करता है किस पे, शेप पे डिपेंड करता है कर्व मिरर के, कि इमेज बड़ी बनेगी कि छोटी बनेगी। ओके, ये है हमारा जनरल क्लासिफिकेशन मिरर का। तो जैसे मान लो हमने मिरर को पढ़ा, दो मेन कैटेगरी, प्लेन मिरर और एक कर्व मिरर, ठीक है। कर्व मिरर को हमने चार कैटेगरी में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, स्फेरिकल शेप का है, सिलेंडर के शेप का है, पैराबोलिक शेप का है, या फिर इलिप्स के शेप का है, ठीक है। तो इलिप्सॉइड बोल दिया, तो स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, पैराबोलिक मिरर और इलिप्सॉइड मिरर। आपको ये तीन चीजें नहीं पढ़नी, बस आपको इसका नाम याद रखना है। स्फेरिकल मिरर में दो मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, तो हमें स्फेरिकल मिरर को पढ़ना होता है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर के पास कैसा सरफेस होता है, फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है, जैसे हमारे घरों में लगा होता है, ठीक है। वो कैसा है, हमारा फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस, जिसमें हम घर में सुबह सुबह आईना देखते हैं ना, वो कैसा एकदम फ्लैट है। ओके, ये कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है और इरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। इमेज कैसी होती है, सेम साइज की होती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। इरेक्ट की बात करूं तो इरेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम हमारे मिरर के सामने गए तो हमें जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो हमारा राइट लगता है, और राइट वाला जो पार्ट है वो हमारा लेफ्ट लगता है, वो हमारा इरेक्ट हो गया। वर्चुअल का मतलब क्या है, वर्चुअल का मतलब हो गया कि एक्चुअल में लाइट रे जाके वहां पे मीट नहीं कर रही है, ठीक है। लाइट रे वहां पे जाके उस मिरर के अंदर मीट नहीं कर रही है, बट वहां पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसी इमेज को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। अब आप ही सोचो, लाइट रे है, लाइट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास गई, वहां से वो रिफ्लेक्ट कर गई, बट एक पीछे इमेज बन रही है। क्यों बन रही है, क्योंकि इमेज तो बननी नहीं चाहिए, हमें तो पता है कि इमेज तभी बनेगी जब भी कोई लाइट रे एक दूसरे को क्रॉस करेगी, ठीक है। तो वहां इमेज कैसे बन रही, तो वहां जो इमेज बन रही है वो वर्चुअली बन रही है, ठीक है। एक्चुअल वहां पे लाइट रे नहीं मिल रही है, बट वो इमेज बन रही है, तो वो कैसी इमेज हो गई, वर्चुअल हो गई, इरेक्ट हो गई, उसको हम किसी स्क्रीन पे नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये हमारा वर्चुअल इरेक्ट हो गया। इमेज सेम साइज की होती है प्लेन प्लेन मिरर में। इमेज लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि राइट का लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखता है। इरेक्ट का मतलब भी वही होता है। यूजेस जनरली हम लोग घरों में देखते हैं अपने आप को देखने के लिए, ठीक है। पेरिस्कोप में यूज होता है, सबमरीन में। मैंने आपको लास्ट क्लास में पेरिस्कोप भी समझाया था किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। जब भी कोई ऑब्स्टेकल होता है जिससे हम आर पार नहीं देख सकते, तो हम पेरिस्कोप का यूज कर सकते हैं। क्लेडोस्कोप फोटोग्राफी में यूज होता है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनाने के लिए यूज होता है। ट्राइंगुलर शेप की रॉड शेप का होता है, ठीक है, ट्राइंगुलर शेप का होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लाइडोस्कोप, ये मैं समझा चुका हूँ क्या होते हैं। ओके, स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या है,
स्फेरिकल का मतलब क्या होता है, सिंपल गोला, ठीक है, गोला, गेंद आपकी स्फेयर होती है ना, तो स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर ऐसे कर्व मिरर हैं जो कि स्फेयर के पार्ट से बने आए थे, ठीक है। अब ये दो तरीके हो सकते हैं, मान लो एक स्फेयर था, ये सिंपल एक स्फेयर है, इसको मैंने दो पार्ट में कट किया, एक पार्ट कट किया और एक पार्ट इस तरीके से कट किया। देखो अब ये वाला एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। अब मान लो मैंने कोटिंग कर दी रिफ्लेक्टिव सरफेस की, सॉरी, मैंने इस पे कोटिंग कर दी बाहर साइड से, इसमें मैंने बाहर साइड से कोटिंग कर दी, और एक में मैंने अंदर साइड से कोटिंग कर दी। मान लो मैंने एक अंदर साइड से कोटिंग कर दी, ठीक है। अब कोई लाइट रे यहाँ से आई, ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गई, मान लो इस डायरेक्शन में आई और इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर गई, तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड हो गई, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ये हमारी इंसिडेंट हो गई मान लो, ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट हो गई, ठीक है। सेम इस केस में यहाँ पे एक लाइट रे आई और वो इधर ट्रांसफर हो गई, मतलब इधर बेंड हो गई, ठीक है, इधर रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये है। अब यहाँ पे हमें एक ही मिरर में दो चीजें देखने को मिल रही है, क्या हो रहा है कि एक में अंदर साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक में बाहर साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। एक में अंदर साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक में बाहर साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, कि स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब जिसपे केव बन रही हो, गुफा टाइप बन रहा होगा, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, गुफा टाइप का हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं, उसका जो अपोजिट होगा वो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के मिरर होते हैं। किस टाइप कैसे मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर होते हैं। कॉनकेव में रिफ्लेक्टिव सरफेस इनवर्ड होता है, अंदर की साइड होता है, और कॉन्वेक्स में जो सरफेस होता है वो आउटसाइड होता है, बाहर की साइड होता है, ठीक है, बाहर की साइड होता है, ठीक है। तो ये होगा मैंने दो टाइप के मिरर। इन स्फेरिकल मिरर में भी बात करें, कॉनकेव मिरर को देखते हैं, तो ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, दो लाइट रे को एक दूसरे के पास लेके आएगा। मान लो ये एक मिरर था और एक लाइट यहाँ आई और एक लाइट यहाँ आई, तो ये करे एक दूसरे लाइट को एक दूसरे के पास लेके जाएगा, ठीक है, दूसरे को पास में लेके जाएगा, तो ये कैसा मिरर हो गया, कन्वर्जिंग मिरर हो गया। ये वाला साइड इसका कैसा हो गया, रिफ्लेक्टिंग हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ओके, क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया हमारी कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट लाइट करेगा, इनवर्ट की तरफ बेंड होता है, ठीक है। इसमें कैसी इमेज बनती है, मैग्नीफाइड इमेज बनती है, ठीक है, बड़ी इमेज बनती है। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में देख सकते हो, इस फीमेल का आप हैंड देखेंगे, इस वुमेन का हैंड देखेंगे तो आपको ये बड़ा सा दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर के सामने खड़ी है, ठीक है। ये जनरली किस लिए यूज होता है, मेकअप में यूज होता है, सेविंग पर्पसेस में यूज होता है, ठीक है। सेविंग जब हम लोग करते हैं मेंस, तो वहाँ सामने जो स्क्रीन आपके सामने जो मिरर रहता है वो कैसा मिरर होगा, वो आपका मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है, क्यों, आपको क्लियर दिखे कि हाँ कि आपने सही से सेव किया है कि नहीं किया, ठीक है, अगर आप मेल है तो, ठीक है। डायरेक्ट लाइट की बात करें तो यूज इन टॉर्च में यूज होता है, सर्च लाइट में यूज होता है, हेडलाइट में भी कॉनकेव मिरर यूज होता है, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर का जो, अगर आप हेडलाइट में सोचोगे कैसे यूज होता है, हेडलाइट में तो मिरर होता ही नहीं है, तो मिरर होता है अंदर साइड में, जो उसका सरफेस होता है वो देखोगे, अगर उसका अगर कवर हटा के देखोगे तो अंदर आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखेगा, वो कैसा सरफेस है, कॉनकेव सरफेस है, तो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर हो गया ना, ठीक है। तो हेडलाइट में भी होता है, ये लाइट को कलेक्ट करता है और एक जगह पे फोकस करता है, जनरली सोलर कुकर्स में भी यूज होता है। ओके, शैडो फ्री इमिशन इल्यूजन होता है, इल्यूमिनेशन होता है, यूज इन हेड मिरर बाय डॉक्टर, जो डॉक्टर सर्जरी टाइम पे ऊपर यूज करते हैं ना, और सॉरी जो हेड पे लगा के यूज करते हैं, सॉरी जो हेड मिरर होता है वो सर पे लगाते हैं टोपी लाइट को देखने के लिए, वो कैसा होता है, कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में भी यूज होता है। ओके, तो ये इसकी यूजेस हो गए। आपको बेसिक बेसिक पता होना चाहिए क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है, यानी कि लाइट रेज को दूर लेके जाता है। मान लो एक लाइट रे आई और एक लाइट रे यहाँ आई, तो इस लाइट को इधर भेज देगा, इस लाइट को इधर भेज देगा, एक दूसरे की तरफ नहीं भेजता, एक दूसरे से अपोजिट भेज देगा। ओके, तो ये क्या करेगा, ये आउटवर्ड होता है, बाहर साइड होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर साइड होता है ना, ये अंदर साइड से रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, कोटिंग होती है, तो बाहर साइड से रिफ्लेक्टिव होता है। ओके, इससे क्या होता है, वाइडर व्यू मिलता है, ज्यादा एरिया को हम देख सकते हैं, ठीक है, ज्यादा एरिया को हम देख सकते हैं। मान लो एक लाइटर यहाँ से आ रही है, एक लाइटर यहाँ आ रही है, फिर उसको हमने क्या किया, एक दूसरे को पैरेलल भेज दिया, तो इससे क्या होता है, बड़ी इमेज को हम छोटा करके देख सकते हैं। जनरली जब लोग रियर व्यू मिरर होते हैं जो गाड़ियों में लगे रहते हैं पीछे की चीजों को देखने के लिए, वो कौन से मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें बहुत बड़े एरिया को वो छोटा करके दिखाता है, बहुत चौड़े एरिया को वो छोटा करके दिखाता है, ठीक है। तो वो हमारे कौन से मिरर हो गए, कॉन्वेक्स मिरर हो गए। माउंटेड इन हॉलवे विद शार्प टर्न, देखो आप शार्प टर्न इस तरीके का देखा होगा। इनकेस अगर आपने मेट्रो को देखा होगा तो मेट्रो में भी मिरर लगे होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, मेट्रो के स्टेशन पे साइड में। क्यों, क्योंकि जब भी जो पायलट होता है, लोको पायलट होता है मेट्रो का, वो देखता है कि गेट जो है अच्छे से क्लोज हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है,
उस चीज के लिए लगे होते हैं, जनरली मेट्रोस की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो ये मिरर यहाँ यूज हो सकते हैं व्हीकल्स में, और शार्प टर्म्स जहाँ पे होते हैं रोड्स पे या फिर कार्स पे। ठीक है, अब देखो कुछ टर्म्स होते हैं इन मिरर्स में जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको इनके रे डायग्राम नहीं बनाने हैं, अभी आपको समझना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। देखो, मान लो हमें हमें पता है कि जो स्फेरिकल मिरर है वो एक स्फेयर से मिल बना हुआ है, एक स्फेयर बना हुआ है, सिंपल सी बात है। तो स्फेयर का एक सेंटर होगा। ठीक है, उस स्फेयर, जिस स्फेयर से वो स्फेरिकल मिरर बना हुआ है, उसका एक सेंटर होगा, तो उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी एक्चुअल में कर्व हो गया है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, सेंटर ऑफ द स्फेयर जिससे वो इमेज, सॉरी जो मिरर वो बना है। पोल क्या होता है, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब हमने क्या किया, स्फेरिकल मिरर को सेंटर का जो पॉइंट होगा वो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये क्या हो गया, हमारा पोल हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इन दोनों बीच की जो हाफ डिस्टेंस होगी उसके क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द वर्टेक्स ऑफ द मिरर, है ना। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है आपको मालूम है कि इसका रेडियस है ये। ठीक है, ये हो गया हमारा रेडियस, सॉरी ये क्या हो गया हमारा रेडियस। सेंटर से लेकर जो पोल तक की डिस्टेंस से हम क्या बोल देंगे, रेडियस बोल देंगे। ठीक है, रेडियस क्या हो जाएगी, सेंटर से लेकर पोल तक की डिस्टेंस। ये तो गई कॉनकेव मिरर की बात, कॉन्वेक्स में भी सेम चीज होती है। अब ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ध्यान रखिएगा। बट इसका जो फोकस कर्वेचर है वो अंदर साइड नहीं है, बाहर साइड है। ठीक है, यहाँ से लाइट रे आ रही है और यहाँ आ रही है। ठीक है, बट यहाँ से लाइट रे आ रही है, यहाँ सेंटर है इसका ना, अपोजिट साइड, अंदर साइड में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा अलग होता है कॉन्वेक्स में और कॉनकेव में। ठीक है, पोल आपको मालूम है इसका सेंटर पार्ट होगा, और इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी इसे हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, रेडियस आपको मालूम है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और स्फीयर में रेडियस होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो सेंटर वाली लाइन है इसे हमें क्या बोला है, हमने प्रिंसिपल एक्सिस बोला हुआ है। ओके, फोकस क्या है, पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टिव रे कन्वर्ज और अपेयर टू डाइवर्ज फ्रॉम कॉन्वेक्स। ठीक है, आपको मालूम है कि कॉनकेव मिरर में कन्वर्ज होती है, कॉन्वेक्स में डाइवर्ज होती है। तो फोकस क्या है, वो पॉइंट है जहां पे ये दोनों पॉइंट, ये दोनों लाइट रेस क्या होंगी, कन्वर्ज होते हुए या फिर डाइवर्ज होते हुए दिखाई देंगी। ठीक है, तो वो हमारा फोकस पॉइंट होता है। फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ हम स्मॉल से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी हाफ डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। ठीक है, ये जो सेंटर और ये पोल है, और यहाँ क्या है, इसका हाफ कर दूंगा तो ये हमारा फोकस पॉइंट होता है। जनरली यही हमारा फोकस पॉइंट होता है, सेंटर और पोल के बीच का हाफ डिस्टेंस क्या होती है, क्या होता है हमारा फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। तो अगर मैं फोकस निकालना चाहता हूँ, रेडियस को मैं हाफ कर दूंगा तो मुझे फोकल पॉइंट पता चल जाएगा। ठीक है, फोकल पॉइंट हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोकल। ओके, तो ये हो गई चीजें क्लियर। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर लाइन, फोकस पॉइंट जहाँ पे वो इमेज, जहाँ पे वो लाइट रेस कन्वर्ज होती है या फिर डाइवर्ज होती हुई दिखाई देंगी। फोकल लेंथ वो पॉइंट है जो कि डिस्टेंस बिटवीन है पोल एंड द फोकस। ठीक है, जनरली जो फोकस होता है वो कहाँ पे होता है हमारा, स्फेरिकल मिरर का, वो होता है इन द मिडिल ऑफ सेंटर एंड द पोल। ठीक है, तो फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए, जो फोकल लेंथ है वो रेडियस की आधी होती है, फोकल जो लेंथ है वो रेडियस की आधी होती है। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस, फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस। फोकस क्या है, वो पॉइंट है जहां पे लाइट रे कन्वर्ज या डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी। जनरली स्फेरिकल मिरर में कहाँ पे होती है, इन द मिडिल ऑफ इन द मिडिल ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इन द पोल। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो मिरर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है लेंस। ठीक है, अब देखो, जो मिरर था वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, बट जो लेंस है वो एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। कैसा सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ठीक है, ये टू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। कैसे सरफेस होते हैं, टू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, नॉट रिफ्लेक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग। ठीक है, वन प्लेन, ठीक है, एक प्लेन भी हो सकता है, एक स्फेरिकल सरफेस भी हो सकता है। ओके, डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ लेंसेज सेम, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। जैसे जैसे हमने कहा ये क्या हमारा कॉन्वेक्स था। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, कॉन्वेक्स लेंस, बस दो कर दिए। सेम ये हमारा क्या था, कॉनकेव मिरर था, तो हमने सेम एक और इसके जैसा ऐसा लगा दिया, तो ये क्या बन गया हमारा कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया,
कॉन्वेक्स, ये हमारा हो गया कॉनकेव। ठीक है, दोनों अपोजिट हो गए ना, ध्यान रखिएगा कैसा क्या है। ठीक है, सेम डिपेंड करता है। इसमें भी देखो गुफा जैसे गुफा बन रही है ना, तो ये हमारा कॉनकेव है। ठीक है, इसमें गुफा नहीं बन रही है, बाहर साइड आउटवर्ड सरफेस है, तो ये कैसा हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। कॉन्वेक्स कैसा होता है, इसमें कन्वर्जिंग होता है। कॉनकेव इसमें डाइवर्जिंग होता है। ठीक है, इससे जो पहले हमने पढ़ा था उसमें अपोजिट था, कॉनकेव हमारा कन्वर्जिंग था, कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग था। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के यहाँ पे लेंस में अपोजिट होता है, मिरर में अपोजिट होता है, कन्वर्जन और डाइवर्जन। ठीक है, अब जब यहाँ पे लाइट रेस आई, सिंपल वो एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो गई, बहुत सारी लाइट रेस एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो गई, तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारी लाइट रे आई और वो और दूर चली गई, एक दूसरे से और दूर चली गई, तो वो क्या हो गया हमारा, डाइवर्जिंग लेंस हो गया। ओके, कॉन्वेक्स लेंस की बात करूँ तो ये कैसे होते हैं, थिक होते हैं एट द सेंटर और थिन होते हैं एट द एजेस। देखो एजेस पे कैसे पतले हैं, बट सेंटर में कैसे मोटे हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है, कन्वर्ज करते हैं लाइट रे को एक पॉइंट पे। कॉनकेव की बात करूं तो कॉनकेव का शेप जो होता है वो थिन होता है सेंटर पे, अपोजिट थिक होता है एजेस पे। ठीक है, एजेस पे देखो ज्यादा चौड़ा है और सेंटर पे कम है। ठीक है, फंक्शन क्या है, डाइवर्ज करता है लाइट रेस को। ठीक है, जिससे क्या होती है, लाइट रेस क्या होती है, बिखर जाती है। ठीक है, दूर दूर हो जाती है। ओके, हमने हमने पढ़ा है ना कि अभी डिफेक्ट्स ऑफ आई के अंदर की मायोपिया के अंदर कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें फोकल पॉइंट को पीछे लेके जाना होता है, फोकस पॉइंट को हमें पीछे लेके जाना होता है। कॉन्वेक्स कब यूज करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया पे। क्यों, क्योंकि हमें फोकस पॉइंट को आगे लेके जाना होता है, कन्वर्ज करना होता है ना। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, अब बात आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। देखो ये जो टॉपिक था, मैं आपको लास्ट जो क्लास हुई थी, मेरी प्रीवियस क्लास जो हुई थी, उसमें मैं बता सकता था, बट इसको समझना थोड़ा सा टफ हो सकता है। उसका मैंने आपको बेसिक आपको समझाया था, बट आपको यहाँ भी समझना है कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लो, हमें कैसे पता चलेगा कि हम बार बार तो रिफ्रैक्टिव सरफेस, मतलब आपको मालूम है कि जब भी कोई लाइट रे डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर जा रही है, तो वो बेंड हो रही है, तो वो कितना बेंड होगी हम कैसे पता करेंगे। तो इसको पता करने के लिए हमने एक रेशियो निकाला, उसे हमने कह दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है कि कोई भी लाइट रे किस मीडियम के अंदर कितना रिफ्रैक्ट होगी, कितना रिफ्रैक्ट होगी। अब रिफ्लेक्शन जो है डिपेंड करता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन किस पर डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, जो भी लाइट की स्पीड है अलग अलग मीडियम पे, उस पर डिपेंड करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने शो किया किससे, म्यू से। ठीक है, इसके यूनिट उसको किससे शो किया, म्यू से। म्यू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ठीक है, ये हो गया हमारा म्यू। ओके, तो म्यू क्या एक रेशियो है स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर मीडियम में या फिर दूसरे मीडियम में। ठीक है, यहाँ फर्स्ट मीडियम भी लिख सकते हैं और सेकंड मीडियम, इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वो हमारा म्यू होगा, जिसे हम क्या बोल देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंबल क्या है, म्यू है, प्रोनाउंस करते हैं म्यू। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी लाइट रे कितना बैंड हो गया। ठीक है, एक ये रेशियो है, तो इसके पास कोई यूनिट नहीं होती, जैसे लेंथ के पास मीटर यूनिट है, स्पीड के पास मीटर पर सेकंड यूनिट, टाइम के पास सेकंड यूनिट है, वैसे इसके पास यूनिट नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर मैं बात करूँ स्पीड की यूनिट करती है मीटर पर सेकंड, और स्पीड ऑफ लाइट की भी यूनिट इन डिफरेंट मीडियम में मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड कट जाएगा, तो कोई यूनिट नहीं होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी ट्रांसमिटेंट मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब ये बात आपका थोड़ा लॉजिकल है, आपको याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम की, ठीक है, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम की या फिर किसी भी डेंसर मीडियम की एक से ज्यादा होगी। ठीक है, एक से ज्यादा होगी। और जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो सिंस लाइट ट्रेवल्स स्लोअर इन द मीडियम देन इन एयर, किसी मीडियम में जो लाइट है वो स्लो मूव करेगी, स्लो ट्रेवल करेगी। क्यों, क्योंकि वो मीडियम डेंस है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका 1 से ज्यादा है। ठीक है, तो किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा होगा तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, आई होप मैं यहाँ पे क्लियर होऊंगा। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम रिलेटिव टू द अनदर मीडियम। ठीक है, सेम ही है, ऑफ देयर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बाय द रेशियो ऑफ देयर स्पीड ऑफ लाइट। अब ये म्यू ही है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो एक दूसरे से, जनरली हम किससे कंपेयर कर रहे थे, अभी हमने जो कंपेयर किया था वो कंपेयर किया था फर्स्ट मीडियम जो था हमारा एयर था, और सेकंड कोई दूसरा एक्स वाई जेड मीडियम था, तो ये हमारा एब्सोल्यूट था। ठीक है, हमने किसके रेफरेंस में देखा, एयर के रेफरेंस में। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं दो अलग अलग मीडियम, जैसे मान लो मैंने वाटर के रेफरेंस में ग्लास को देखा,
तो ये कैसा हो गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, एक दूसरे के रिलेशन में देखा ना, तो ये अलग हो गया। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये मीडियम 1 और मीडियम 2 पर डिपेंड करता है। बट इसमें जो बात की हमने, जो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा था या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा था, इसमें फर्स्ट मीडियम एयर होता है, सेकंड हम कुछ भी रख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब हमने रिफ्लेक्शन के कुछ लॉस पढ़े थे। हमें पता है कि जो सारे रिफ्लेक्शन, हमने क्या पढ़ा था कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से एक लाइट रे आती है, वो एक पर्टिकुलर एंगल पे डेविएट हो जाती है नॉर्मल से। तो नॉर्मल से ये हो गया, ये हो गया। अब ये तीनों लाइन जो होती है एक जगह पे मिलती है, नॉर्मल हो गई, इंसिडेंस हो गई, रिफ्लेक्टेड हो गई। ये एक फर्स्ट लॉ था। सेकंड ये था कि जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। एंगल आई जो होता है एंगल आर के बराबर होता है। ठीक है, एंगल आर के बराबर होता है। ओके, अब ये एंगल आई एंगल आर क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता है कि इंसिडेंस रे होता है, एंगल आर आपका रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन एंगल होता है। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है जिसे मैं बोलूं। तो वैसे ही लो दिए गए हैं रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, जो किसने दिए हैं, स्नेल साहब ने दिए हैं। ठीक है, आपको एक बात याद रखना है कि ये जो चीजें आपने नहीं पढ़ी हैं, अभी आप 8th क्लास में है, 9th क्लास में है, जो जिस भी क्लास में अभी, ठीक है, तो आपने ये चीजें नहीं पढ़ी है और आपको साइन क्या होता है ये नहीं मालूम है। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि आप इसको, मैं सबसे लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि बस आपको याद रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी याद रहता तो कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपसे ये पूछा नहीं जाएगा। ये थोड़ा हाई लेवल का टॉपिक हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, बट ये चीजें थी तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे लिए रिफ्लेक्शन का एंगल निकालना बहुत आसान है, कंपेयर हम कर सकते हैं, बट रिफ्रैक्शन में हम एंगल नहीं निकाल सकते। उसको निकालने के लिए हमें ये जिसकी जरूरत पड़ेगी। तो स्नेल साहब ने रिफ्रैक्शन के लिए 2 लॉ दिए थे। अब वो लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक पॉइंट पे मिलता है, सेम एज किसके, रिफ्लेक्शन के जैसे ही। बट दूसरा लॉ क्या दिया था, लॉ ऑफ साइन। ठीक है, इसमें क्या बोला गया था कि जो साइन आई की वैल्यू होगी वो साइन आई साइन आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगी। ये एक फॉर्मूला समझ लिए, जो समझ लिए इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछा नहीं जाएगा, बहुत कम चांसेस है, बहुत कम का चांसेस, मैं कहूंगा चांस ही नहीं है इसका पूछने का। अगर ये पूछ लिया गया तो फिर आपसे 10th का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, है ना, इसका मतलब है। तो भैया आप 10th के लिए प्रिपेयर तो कर नहीं रहे हैं, तो आपको बस याद रखना है कि ये चीजें भी हैं। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस एंड साइन ऑफ द एंगल आर इज कांस्टेंट इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ठीक है, ऑफ द मीडियम। ये हो गया हमारा स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये चीजें मैं बस आपको बता रहा हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज, नॉट फॉर योर एग्जाम। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पे क्लियर रहना है। ठीक है, आई क्या है पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये दोनों एंगल को आप रखेंगे साइन की वैल्यू के साथ, तो आपको म्यू के बराबर मिल जाएगी वैल्यू। ये आपको याद रखना है। ओके, क्लियर नाउ। आज का जो ये वीडियो लेक्चर था, जो भी टॉपिक थे इस चैप्टर से रिलेटेड, सारे खत्म हो चुके हैं। नाउ हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस और आपको देने हैं सारे जवाब। ठीक है, मैं भी आपको जवाब देते जाऊंगा, बट आपको मुझसे पहले जवाब सोच लेना है। ओके ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कॉर्निया इन द ह्यूमन आई। कॉर्निया का क्या फंक्शन है, देखो बहुत सिंपल, फर्स्ट टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया ह्यूमन आई से। फॉर्म्स एन इमेज ऑन द रेटिना, नहीं, लेंस बनाता है। ओके, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई, नहीं, वो कौन कंट्रोल करता है ये बताओ, चलो बताओ, सोचो सोचो, क्या कौन करता है, आइरिस। ठीक है, क्यों, कैसे करता है, पीपल के साइज को कंट्रोल करता है ना, कि उसी से लाइट आगे पीछे होती है। फोकस कौन करता है, फोकस करता है लाइट रे हमारा, सॉरी, फोकस कौन करता है लाइट रे को, हमारा लेंस करता है। कॉर्निया काम है हमारी आई को बचाना और लाइट को इंटर करवाना। ठीक है, लाइट को इंटर करवाना। ओके, ये तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ओके, विच पार्ट ऑफ द आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग द साइज ऑफ पीपल, अभी मैंने बता दिया लास्ट स्लाइड पे, आइरिस, बिना सोचे समझे, और जवाब आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई के अंदर कैसा लेंस प्रेजेंट होता है, तो मैंने आपको बताया है बार बार कि कौन सा लेंस प्रेजेंट होता है, कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा करेक्ट। कॉन्वेक्स क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमें कन्वर्जिंग करना रहता है, लाइट रेस को कन्वर्ज करना रहता है, जिससे क्या हो, हमारी लाइट रे फोकस हो पाए एक पॉइंट पे, रेटिना पे, एक पॉइंट पे क्या बोलो, रेटिना पे फोकस हो पाए, जिससे हम क्या इमेज को देख पाए। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई। नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए सबसे छोटी डिस्टेंस जिससे पे वो क्लियर देख सकता है। अगर मैं सबसे दूर की बात करूँ तो आपको मालूम है इन्फिनाइट होती है, सबसे पास में कौन सी होती है, मैंने आपको बताया है ना, हाँ बताया तो है मुझे लगता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन 25 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन 50 सेंटीमीटर एंड द लास्ट ऑप्शन इज 1 मीटर। नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर करेक्ट है। आपको ये रट जाना चाहिए चीजें। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेंगे तो आपको बनने चाहिए ना।
द इनएबिलिटी टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड इनएबिलिटी ना, इनएबिलिटी पूछी गई है तो क्वेश्चन आपको समझना है ध्यान से कि हमें क्या हो रहा है, पास की चीजें नहीं दिखाई दे रही है। तो जब पास की चीजें नहीं दिखाई देती उसे क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया की दूसरा नाम क्या है, हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम क्या है, लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, याद होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, एस्टामेग्नेटिज्म नहीं है, कॉर्निया का शेप मतलब बिगड़ जाता है, कैटरेक्ट क्लाउडी आई हो जाता है, मायोपिया में मायोपिया में पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता ना, तो इसमें तो उल्टा पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू सेवन कलर डिस्पर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन आता ही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिना सोचे समझे भी आवाज जवाब दे सकते हैं। विच कलर ऑफ द लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मैंने बताया था कि 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ होती है लाइट रेस की, विजिबल लाइट रेस की स्पेशली। तो सबसे कम किसकी होती है, वायलेट की होती है, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, रेड की होती है। ठीक है, रेड, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कैसे याद रखोगे, बिब की ओर, बिब की ओर वेवलेंथ क्या हो रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है, इस तरह जाओगे तो क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ रही है। ओके, इसका एग्जांपल याद रखो, जैसे ज्यादा बड़ी वेवलेंथ है तो वो ज्यादा मतलब आपने सनसेट या सनराइज के टाइम पे जब सूरज उगता है या सूरज डूबता है तो आपने देखा होगा कि जो आसमान होता है वो एकदम लाल हो जाता है, वहीं दोपहर के टाइम पे जो आसमान होता है थोड़ा ब्लू हो जाता है, बहुत ज्यादा व्हाइट हो जाता है। ठीक है, ब्लू हो जाता है, कैसा कहूँ तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका जो कारण है वो डिस्पर्जन भी है। ठीक है, इसका जो कारण है डिस्पर्जन भी है, क्यों, क्योंकि जो लाइट डिस्पर्जन में साथ साथ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट भी है ना, डिस्पर्जन है एंड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सॉरी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब लाइट रे है वो ज्यादा दूर से ट्रेवल करके आती है, मान लो ये हमारी अर्थ है, लाइट रे यहाँ से आ रही है और लाइट रे यहाँ से आ रही है, तो यहाँ से इसको पहुंचना यहाँ पास पड़ेगा, यहाँ से इसको ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करना होगा, तो ये क्या होगी, ज्यादा स्कैटर हो जाएगी, तो हमें क्या देखने को मिलता है, रेड कलर देखने को मिलता है। वहीं अगर दोपहर के टाइम में हमें ब्लू कलर ही देखने को मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो ज्यादा बड़ी वेवलेंथ की चीजें होती है वो ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल कर पाती है। ठीक है, इसलिए हमें सनसेट के टाइम पे, सनराइज के टाइम में जो सन है वो कैसा दिखता है, रेडिश दिखता है। ठीक है, रेड दिखता है, क्योंकि वो रेड कलर ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करके हमारी आंखों के पास पहुंच पाता है। ठीक है, प्रिज्म क्या करता है, डिस्पर्जन करता है। व्हाइट लाइट कितने कलर में करता है, क्या करता है, सॉरी, प्रिज्म डिस्पर्स व्हाइट लाइट बिकॉज क्यों करता है, इट अब्जॉर्व सम कलर, नहीं अब्जॉर्व नहीं करता, वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट करता है डिफरेंट कलर से डिफरेंट स्पीड इन द प्रिज्म। यस, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इट ब्लॉक्स सम कलर्स, नहीं। इट मैग्निफाइज द लाइट, नहीं। इट अब्जॉर्व द कलर, नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कलर ऑफ द लाइट। ठीक है, प्राइमरी कलर ऑफ द लाइट पूछा गया, तो प्राइमरी कलर आपको याद होना चाहिए, रेड ग्रीन ब्लू, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। सेकेंडरी कलर कौन सा है, येलो, शयान, मेजेंटा, ये आपका सेकेंडरी कलर है। ठीक है, और भी कलर है जैसे ऑरेंज, वायलेट, ब्लू, वाइट, तो हमारा कॉम्बिनेशन ही हो गया सारे कलर के बैंड का। ब्लैक का मतलब अब्सेंस ऑफ लाइट है ना, तो ये हो गया मैंने डिफरेंट कलर। तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी कलर, इसमें सेकेंडरी कलर कौन सा नहीं है, तो RGB ब्लू हमारा प्राइमरी कलर होता है, तो ये हमारा सेकेंडरी कलर कैसे हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे पूछा गया है, क्योंकि हमें यहाँ से नोट पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ये बाकी सब कैसे हैं, हमारे सेकेंडरी कलर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड, है एक कॉनकेव मिरर को हम और क्या कह सकते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव कन्वर्जिंग होते हैं कि डाइवर्जिंग होते हैं, आप बताओ, कि प्लेन मिरर कन्वर्जिंग होते हैं, प्लेन मिरर में तो कन्वर्जन डाइवर्जन होता नहीं है, तो सिंपल होते हैं। सिलेंड्रिकल मिरर में हमने बात नहीं की क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं था उतना। बाकी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की बात करें तो कन्वर्जिंग कॉनकेव कैसा मिरर होता है, ऐसा मिरर होता है। ठीक है, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सर्फेस कैसा होता है, इनवर्ड होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, लाइट रे को एक दूसरे के पास लेके जाता है, तो कैसा मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है ना। अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूँ ना, तो ये कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस, तो डाउट आपको नहीं करना है, आपको क्लियर रहना है इस चीज़ों को लेके। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स, देखो कॉन्वेक्स मिरर कैसे इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर जो है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर देखो ये हो गया हमारा स्फेरिकल मिरर एक, तो कॉन्वेक्स का मतलब क्या है कि ये सरफेस बाहर वाला है और ये सरफेस लाइट रे आई और इधर चलेगी, ये लाइट रे आई और इधर चलेगी, डाइवर्जिंग है। ठीक है,
तो ये एक्चुअल में कभी मीट नहीं हो रही है, एक्चुअल में कभी मीट नहीं हो रही है, ठीक है। एक्चुअल में जब मीट नहीं हो रही है तो क्या होगा, ये कैसी इमेज बनाएगी, एक्चुअल में जब मीट नहीं होगी तो कैसी इमेज बनाएगी, जब मैंने कहा था कि जब एक्चुअल में मीट नहीं होगी तो ये बनाएगी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और कॉन्वेक्स मिरर में आपको याद होना चाहिए कि जो इमेज होती है वो छोटी बनती है ना, तो इन लार्ज इमेज तो बन नहीं सकती, नो इमेज एट पोल, इमेज तो बनेगी, ऐसा तो है नहीं। रियल इन्वर्टेड इमेज नहीं बनेगी, रियल इन्वर्टेड इमेज हमारी कॉनकेव मिरर में बनती है, नॉट इन कॉन्वेक्स। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हो सकता है मैंने इसका आंसर आपको ना दिया हो, लेकिन आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वर्चुअल इरेक्ट का मतलब क्या होता है, रियल का मतलब क्या होता है, ऐसी इमेज जहां पे एक्चुअली में जाके लाइट रेस क्या हो रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, सर की जगह पे पैर रचेगा, पैर की जगह पे सर रचेगा, सिंपल इन्वर्टेड, अपसाइड डाउन होता है, ठीक है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, अप राइट होता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा ना। तो इसका आंसर कौन सा आ गया, आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ना, लिख देते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। ओके, विच मिरर इज यूज एज द रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, व्हीकल में कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज, अब इसमें पूछा गया है कि फोकल लेंथ जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस का वो कैसा होता है। अब देखो, एक चीज मैंने आपको समझाई थी कि मैंने आपको वेरियस पॉइंट्स बताए थे ना, मैंने वेरियस पॉइंट्स बताए कि किस चीज को क्या कहते हैं। मान लो मैं, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये क्या है इसका, ये इसका कोटिंग सरफेस है, मतलब इसका आउटर साइड पे क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ओके। आउटर साइड पे क्या होगा इसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ड्रॉ करते हैं अच्छे से, मान लो ये मैंने ड्रॉ किया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पोल हो जाएगा, ये सर्कुलर स्फेयर से बना था, इसका सेंटर हो गया, ये इसका कहीं फोकस पॉइंट हो गया, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब हमने इस पॉइंट को मैं क्या मानता हूँ, जीरो मान लेता हूँ। आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा मैथ्स में, है ना, नंबर लाइन पढ़ा होगा, तो 0 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, इस सेट करोगे तो -1 होता है, इस सेट -2 होता है, इस सेट जाओगे तो -3 होता है, ठीक है, ये चीज आपने पढ़ी है। तो मान लो मैं, अगर मैं इस पोल को जीरो मानता हूँ, तो फोकस जो है इसका, इसका जो फोकल लेंथ वो किस साइड है, इस साइड है कि इस साइड है, तो हमें पता है कि जीरो से इस साइड में है, यानी कि इस साइड में है, मतलब जीरो से किस साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में तो नहीं है। तो जब राइट साइड में होगा तो इसका फोकल लेंथ कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की बात की गई, तो कॉन्वेक्स लेंस में भी पॉजिटिव होता है, मैं लेंस बनाना चाहिए था मुझे, ठीक है, उल्टा कर दिया, मिरर बना के समझा दिया, बट मिरर में भी सेम होगा, मिरर उसमें भी सेम होगा ना, ध्यान रखिएगा। तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, ओके। लेंस बनाना था, मैंने मिरर बना के आपको समझा दिया कॉन्सेप्ट, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा वो करेक्ट हो गया। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और कन्वर्जिंग लेंस में जो फोकस पॉइंट होता है ना वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। इस चीज से भी आप याद रख सकते हो कि कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या है, पॉजिटिव फोकल लेंथ, ठीक है, और डाइवर्जिंग लेंस का मतलब क्या है, नेगेटिव फोकल लेंथ, ओके। ये क्लियर हो गया, यहीं पे मैंने आपको समझा दिया एक्चुअल में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्स करता है लाइट रेस को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा पे करेक्ट है। नहीं समझ में आया तो डायग्राम बनाओ, ठीक है, आपको मालूम है इस तरीके से जो होता है इसका डायग्राम कुछ, तो ये हो गया हमारा, क्या कर रहा है, लाइट रेस को डाइवर्स कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ठीक है। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड मीडियम पूछा गया था, मैंने आपको बताया कि ये क्या है, रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है, और रिफ्लेक्शन में क्या कॉन्सेप्ट है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है ना। ऑप्शन नंबर बी अभी लास्ट स्लाइड में आपको समझाया मैंने, ओके। स्नेल्स लॉ किससे रिलेटेड है, तो ये रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपको मैंने बस जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया मैंने, ये चीज़ें आपको कैसी भी चीज़ें होती है, ठीक है, लॉस है इसके लिए भी, ओके। If the refractive index of water is 1.33, what happens to the speed of light in water compared to the air? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। क्या पूछा है कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया, हमें एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.33 वाटर का, जो कि किससे ज्यादा है, 1 से ज्यादा है। तो 1 से जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा ना, तो स्पीड ऑफ लाइट कैसी होगी, डिक्रीज हो जाएगी। मैंने आपको बताया भी था वहां पे कि स्पीड ऑफ लाइट कैसी होती है, डिक्रीज हो जाएगी। इनकेस अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम हो गया तो उस केस में स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी, वैसे वैसा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हाँ, मैक्सिमम जो होती है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती ना, ओके। तो उसको हम 1 कंसीडर कर सकते हैं, 1 से छोटा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखने को नहीं मिलेगा आपको, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया। देखो लास्ट वाले जो क्वेश्चन में रहता है कि हाँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 से कम हो सकता है, देखो वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट में पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल मटेरियल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नॉर्मल मटेरियल में पॉसिबल नहीं है, वो डिपेंड करेगा
एक डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्पेशल मटेरियल्स प्लाज्मा में हो गया, ठीक है, तो वो अलग चीज है। बाकी आपको जो जनरली जो चीजें मिलेगी उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो जनरली एक से ऊपर ही हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया। मायोपिया मींस नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस है ना, पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता, तो दूर का जब नहीं दिखता तो हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, हमें हमें कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा है ना, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। इससे क्या होगा, देख मान लो ये लेंस था, इसका जो फोकस पॉइंट था यहाँ होना चाहिए था, बट यहाँ पे हो रहा है, ये मायोपिया कंडीशन है, तो हम इसे डाइवर्ज करके दूर लेके जाएंगे, तो डाइवर्ज कौन करता है, कॉनकेव लेंस करता है ना, तो कॉनकेव यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपोमेट्रोपिया कौन सा लेंस यूज करेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। बायफोकल लेंस, ऐसे लेंस जिसमें कॉन्वेक्स भी हो और कॉनकेव भी हो, ठीक है, तो बायफोकल लेंस यूज करेगा। हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया कौन सी कंडीशन होती है, प्रेस बायोपिक कंडीशन होती है, क्यों होती है, एच की वजह से होती है, ठीक है। और सिलेंड्रिकल लेंस कब यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस या फिर टॉरिक लेंस कब यूज करते हैं हम, एस्टिग्मेटिज्म में, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म में। ओके, याद होना चाहिए सारी चीजें। सो आई होप कि ये जो चैप्टर था रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ द लाइट आपको कंप्लीटली समझ में आ गया। इसका जो मेन टॉपिक है वो रिफ्लेक्शन ही है और डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। इसके अलावा जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, और इनकेस अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये ना बोले कि हमने नहीं पढ़ा ना, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अ, ठीक है, और इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो ठीक है, तो आप हम डायरेक्टली हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7700 और आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज हो गई, टेस्ट सीरीज हो गई, वीकली टेस्ट हो गए, ठीक है, डाउट क्लियरेंस क्लासेस, या फिर आपकी जो डेली टास्क प्लानिंग है, डे वाइज ट्रैकिंग होगी उसमें आपको। तो अगर आपको और एफर्ट देना है आपकी प्रिपरेशन में और एफर्ट डालना चाहते हैं तो हम आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकेस कोई डाउट हो तो डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए, या फिर हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, या फिर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, और आई होप कि आज की क्लास में आपको कोई डाउट नहीं होगा, और कोई डाउट है तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट, थैंक यू सो मच।